लाइव क्लास 7:50 के आसपास स्टार्ट होगा यार। 7:30 का उम्मीद मत ही रखना, पहले ही बोल रहा हूँ। 7:30 का उम्मीद मत ही रखिएगा, 7:50 के आसपास ही होगा। 7:30 का उम्मीद मत रखिएगा बोल रहा हूँ। 7:30 पे पिक मत करते रहिए, 7:50 से पहले तो मुझे लगता नहीं कि मैं आ पाऊंगा। तो 7:50 तक ही चालू होगा, 7:50 से 9:40, 7:50 से 9:40 तक क्लास लूंगा। लगभग वही 2 घंटा पूरा पूरा हो जाएगा। 7:30 बहुत मुश्किल है, तो 7:30 बजे लाइव नहीं होगा। ऑनलाइन वाले आप लोग सुन लीजिए। कहां तक हो गया था? ठीक, ठीक है। देखो उसके आगे देखो, औसत का मतलब आपको समझाया था बराबर वाला हिस्सा। औसत का ये परिभाषा अपन ने देखा था कि औसत का मतलब होता है बराबर वाला हिस्सा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने समझा था। औसत का जो मतलब होगा ये होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर वाला हिस्सा, ये आपने समझा था। जैसे ही मैं औसत दूंगा, औसत देने का मतलब आपको मैंने बराबर वाला हिस्सा दे दिया है। औसत देने का मतलब ही बराबर वाला हिस्सा मैंने आपको दिया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको देख लो, 5 मिनट रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको 3 लड़कों का औसत भार दिया, एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज। 3 लड़कों का औसत भार मैंने आपको 40 किलोग्राम दिया। 3 लड़कों का औसत भार 40, मतलब तीनों को कितना कितना दे दो आप, 40 40 40। 3 लड़कों का औसत भार 40, मतलब कि तीनों को आप 40 40 40 दे दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 120। लेकिन एक्चुअल भार अलग अलग लड़कों का मेरे को नहीं पता है। एक्चुअल भार मेरे को अलग अलग लड़कों का नहीं पता है। आपने समझा था कि औसत होता क्या है, आपने ये समझा था कि औसत होता क्या है, तो आपने ये समझा है कि जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिया था, इसको दिमाग में एकदम सेट कर लेना। ए के पास 5 रुपया है, बी के पास 10 रुपया है, और सी के पास 15 रुपया है। ए के पास 5 रुपया, बी के पास 10 रुपया, सी के पास 15 रुपया। औसत क्या बोलता है, सभी एक्चुअल मानों को जोड़िए, सभी एक्चुअल मानों को जोड़िए, जो आया, सभी एक्चुअल मानों को जोड़ने पर जो आया 30, इस 30 रुपए को इन तीनों में बराबर बराबर बांटिए, तो जो बराबर वाला हिस्सा होगा वही औसत कहलाएगा। तो ये 10 जो है ये औसत कहलाएगा। तो यहीं से आपने समझ लिया था कि औसत का मतलब ये बराबर वाला हिस्सा, सभी एक्चुअल मानों को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद जो आता है, सभी एक्चुअल मानों को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद जो आता है उसको प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांटा जाता है। जो बराबर वाला हिस्सा है, इसी बराबर वाले हिस्से को आपने क्या बोला है, औसत। उसी बेसिस पे अगर मैं बोला 3 लड़कों का औसत भार 40 किलोग्राम है, मतलब तीनों को कितना कितना दे दीजिए, 40 40 40, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 120। औसत देने का मतलब आपको मैंने ये बराबर वाला हिस्सा दे दिया है। अब ये बराबर वाला हिस्सा मैंने आपको दे दिया है, तो आप टोटल तो बता ही सकते हैं। जैसे ही मैंने बोला 3 लड़कों का औसत भार 40, मतलब ये बराबर वाला हिस्सा मैंने आपको 40 दे दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 मतलब कितना, 120। अगर मैंने आपको 10 लड़कों का, अगर मैंने आपको 10 लड़कों का औसत भार दे दिया 50 किलोग्राम, 10 लड़कों का औसत भार मैंने आपको 50 किलोग्राम दे दिया, तो उन 10 लड़कों को कितना कितना दे दीजिए, 50 50 दे दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 लड़कों का, 500 किलोग्राम। लेकिन इस दशा में क्या मुझे अलग अलग लड़कों का एक्चुअल भार पता है क्या, नहीं। अलग अलग लड़कों का एक्चुअल भार पता है क्या, नहीं। औसत देगा तो केवल और केवल आप टोटल बता पाएंगे और कुछ नहीं बता पाएंगे। औसत अगर मैं आपको दिया तो आप केवल और केवल टोटल वैल्यू मुझे बता पाएंगे। तो जब जब औसत दे रहा था मैं कल, तो आप सबसे पहले यहां से टोटल निकाल रहे थे। औसत में दे रहा था आपको, तो सबसे पहला काम आपका क्या था, आप टोटल निकाल रहे थे। औसत देने का मतलब ये बराबर वाला हिस्सा दे दिया, ध्यान से समझना। औसत देने का मतलब ये बराबर वाला हिस्सा दिया, ये बराबर वाला हिस्सा दिया। 3 लड़कों के पास औसतन 10 रुपया है, मतलब ये बराबर वाला हिस्सा 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30। लेकिन इस केस में ए के पास एक्चुअल में कितना रुपया नहीं पता, बी के पास एक्चुअल में कितना रुपया नहीं पता, सी के पास एक्चुअल में कितना रुपया नहीं पता, टोटल कितना है, तीनों के पास 30 है।
तो एक तरीका तो आपने ये समझा था कि जब जब औसत देगा मतलब बराबर वाला हिस्सा दे दिया है, बराबर वाला हिस्सा अगर मेरे को दे दिया है तो मैं तुरंत वहां से क्या निकालूंगा, टोटल। एक और तरीका ये भी आपने समझा था कि टोटल कैसे निकलता है, तो औसत का फॉर्मूला आपने समझा था, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। यहां से भी आप सोच सकते हैं, जैसे मैंने आपको 10 लड़कों का औसत भार दिया 50, तो औसत भार 10 लड़कों का मैंने अगर आपको 50 दिया है तो ये औसत का डेटा मैंने आपको 50 दे दिया है। परिमाणों की संख्या कितनी है, 10, तो यहां से 50 का 10 में गुणा हो जाता है, 50 का 10 में गुणा हो जाता है, तो आपको क्या मिल जाता है, सभी परिमाणों का योग। कितना आ गया, 500। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर औसत के फॉर्मूले में मेरे को औसत दिया है, परिमाणों की संख्या दिया है, तो औसत को परिमाणों की संख्या से गुणा करने पर मेरे को क्या मिल जाएगा, सभी परिमाणों का योग। समझ पा रहे हैं? तो औसत को परिमाणों की संख्या से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सभी परिमाणों का योग। अलग अलग परिमाण नहीं मिलेंगे, सीधे आपको क्या मिलेगा, सभी परिमाणों का योग। या तो इस फॉर्मूले के तहत आप सोचिए, या तो फिर ये परिभाषा जो मैंने आपको बताई है कि औसत का मतलब बराबर वाला हिस्सा, तो जैसे ही मैंने 10 लड़कों का औसत भार 50 दिया, आप सबको 50-50 दे दो तो टोटल कितना हो जाएगा, 500। जैसे ही मैंने आपको 3 लड़कों का औसत भार 40 दिया, तीनों को 40-40-40 दे दो, टोटल कितना हो जाएगा, 120। 3 लड़कों के पास औसतन 10 रुपया, तीनों को 10-10 दे दो, टोटल कितना हो जाएगा, 30। या फिर यहां से रखो, ये 50 ये 10, तो टोटल कितना हो गया, 500। ये 40 ये 40 ये 3, तो टोटल कितना, 120। ये 10 ये 3, तो टोटल कितना, 30। ऐसा भी सोच सकते हो, बन जाएगा। चलो इसमें क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं अभी क्वेश्चंस। चलो देखो, इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे, ध्यान से देखो। जैसे मान लो 3 लड़के हैं एबीसी, ध्यान से समझना, इस वैरायटी के प्रश्न भी बहुत सारे आए हैं। प्रैक्टिस शीट आज दूंगा 2 ठो, उनको डील करना है आपको घर में। 3 लड़के एबीसी, इन 3 लड़कों का कुल भार मैं आपको खुद से दे दिया। कुल भार नहीं देगा प्रश्न में, प्रश्न में क्या देगा आपको, औसत देगा। मैं टोटल खुद से बता रहा हूं आपको, प्रश्न में टोटल नहीं देगा, प्रश्न में आपको औसत देगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न में टोटल कभी नहीं देगा, प्रश्न में आपको औसत देगा। तो मैं बोला 3 लड़के हैं एबीसी, इन 3 लड़कों का कुल भार मैंने आपको दे दिया कितना, 150 किलोग्राम। अब 3 वही लड़के हैं एबीसी, साथ में आ गया डी। 3 वही लड़के एबीसी हैं, साथ में डी आ गया। अब इनका कुल भार देखा मैं, तो इनका कुल भार आया 220 किलोग्राम। पहले 3 लड़के थे एबीसी, इनका कुल भार था 150 किलोग्राम। अब एबीसी 3 वही लड़के हैं, साथ में डी आ गया, तो इनका कुल भार हो गया 220 किलोग्राम। तो यहां से अगर मैं आपसे डी का भार पूछूं तो बता पाएंगे क्या? तो डी का भार कितना होगा, 70। जो वृद्धि हुआ, 70 किलोग्राम की जो वृद्धि हुई है, 70 किलोग्राम की जो वृद्धि हुई है, ये किसके वजह से हुई है, डी के वजह से। इसीलिए डी का भार कितना हो जाएगा, 70। सोच पा रहे हैं? मान लो वेट मशीन पे 3 लोग बैठे हैं एबीसी, और भार कितना शो हो रहा है, 150। अलग अलग मेरे को नहीं पता, लेकिन टोटल भार कितना शो हो रहा है, 150। डी बैठा तो भार कितना शो होने लगा, 220। डी उठ गया तो भार कितना, 150। बैठ गया तो भार कितना, 220। तो जो फर्क आया 70 किलोग्राम का, वो किसके वजह से आया, डी के वजह से। तो डी का भार कितना हो जाएगा, 70। यही सब करना है, देखना भी औसत देगा, वहां से टोटल निकालो, उसके बाद यही सब काम करना है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो एक हॉस्टल में 30 लड़के हैं, एक हॉस्टल में 30 लड़के हैं। इन 30 लड़कों का कुल भार किया गया, तो ये कुल भार मिला 1900 किलोग्राम। 30 लड़के हैं, अलग अलग भार नहीं पता, इनका कुल भार किया गया तो इनका कुल भार मिला 1900 किलोग्राम। अब 30 लड़के जो थे वही हैं, 30 लड़के जो थे वही हैं, साथ में 10 नए लड़के आ गए, 10 नए लड़के आ गए, तो ये हो गए 40 लड़के। इन 40 लड़कों का कुल भार जब मैं किया, तो इन 40 लड़कों का कुल भार मिला 2500 किलोग्राम। तो यहां पर जो 600 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, 600 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, ये क्या बता रही है, 600 किलोग्राम की वृद्धि, 10 नए लड़कों का कुल भार।
10 नए लड़कों का कुल भार। तो आपको यही समझना है कि जो वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है, 70। किसके वजह से, डी के वजह से। तो डी का भार कितना, 70। यहां पर जो वृद्धि हुआ है वो कितना, 600 किलोग्राम। किसके वजह से, 10 नए लड़कों की वजह से। तो 10 नए लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा, 600। उन 10 नए लड़कों का अलग अलग भार मेरे को नहीं पता, लेकिन कुल भार कितना होगा, 600 होगा। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, इसका 10 मैच में कुल रन है मान लो 800। कोई क्रिकेट खिलाड़ी है जिसका 10 मैच में कुल रन 800 है। 10 मैचेस में एक मैच मान लो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है और एक मैच वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है। 10 मैचेस में एक मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इन दोनों मैचेस को मैं निकाल दिया, इन दोनों मैचेस को मैं निकाला, तो उसका 8 मैच में कुल रन आया मान लो 650। 8 मैच में कुल रन 650 आया। तो आप देख सकते हैं यहां पर 150 रन की कमी हो गई। यहां पर 150 रन की क्या हो गई, कमी। तो ये 150 रन की कमी जो हुई, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुल मिलाकर उसने कितना बनाया है, 150। समझ पा रहे हैं, 2 मैच को कम किया जिससे उसका रन कितना कम हो गया, 150। तो वो 150 क्या बता रहा है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिलाकर के उसने कितना रन बनाया है, 150। क्लियर हो पा रहा है। तो आपको समझना यह है कि टोटल निकालने के बाद आप देखिए कि वृद्धि हो रही है तो किसके वजह से हो रही है, कमी हो रही है तो किसके वजह से हो रही है। यहां पे 70 किलोग्राम की वृद्धि केवल डी के वजह से हुई, तो डी का भार 70। अच्छा, 2 लोगों के वजह से 70 किलोग्राम की वृद्धि होती तो उन दोनों का कुल मिला के भार कितना, 70। फिर एक और इक्वेशन प्रश्न में आपको दिया रहता, वहां से अलग अलग वैल्यू आपको निकालना होता। आएगा प्रश्न, 5 मेंबर है परिवार में, 2 बच्चों का जन्म होता है तो 7 मेंबर हो जाते हैं। ऐसा प्रश्न आएगा, देखना। अभी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, सिंपल सा अप्रोच है, आपको औसत से टोटल निकाल के बैठ जाना है। ये मैं सीधे सीधे टोटल लिख रहा हूं, लेकिन आपको टोटल सीधे सीधे देगा नहीं, वो आपको औसत देगा। मतलब बराबर वाला हिस्सा दे दिया तो वहां से आप क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। तो वृद्धि जो हुआ वो डी के वजह से, तो डी का भार 70। वृद्धि जो हुआ वो 10 नए लड़कों की वजह से, तो 10 नए लड़कों का कुल भार 600। कमी जो हुआ 150 रन का, वो 150 रन का कमी क्यों हुआ, क्योंकि इन 2 मैचेस को मैंने हटा दिया है। इसका मतलब इन 2 मैचेस का टोटल कितना हो जाएगा, 150 बनेगा। ट्राई करिए क्वेश्चन, चलिए लिखिए। लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों की, एक कक्षा के 36 एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दिया जाता है, यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दिया जाता है, यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दिया जाता है, यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दिया जाता है, तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल किया जाता है तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। कितना आपका, कितना रहा है, बोलो। 51, ठीक है, 51 आएगा। सिंपल सा तो प्रश्न है यार, सिंपल सा प्रश्न है। अभी तो इसमें
स्तर को बढ़ाएंगे अपन। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये तो बनना ही चाहिए था। बनाओ बनाओ इस प्रश्न को। 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, अध्यापक की आयु को मिलाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो गई। बहुत सिंपल है यार। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, जो नए बच्चे हैं 9 तारीख से जो आ रहे हैं अभी बन जाएगा, उसमें प्रैक्टिस शीट आएगा। इन क्या बनाएगा, ठीक है? नमिता, देवेंद्र, चंद्र प्रभा, राधिका, वैशाली, ठीक। जल्दी बनाओ, बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बार आ चुका है। आ रहा है 51। 36 लोगों का औसत 14 है। मान लो आप 36 लोग यहाँ पे बैठे हो, आप 36 लोगों का औसत आयु कितना है? 14। तो आप 36 लोगों का टोटल कितना होगा? 504 आ जाएगा। गुणा कर दीजिए 36 और 14 का। सोच पा रहे हैं ना? 36 विद्यार्थी आप लोग बैठे हैं, आप 36 विद्यार्थियों का औसत आयु 14 है, तो सबको कितना कितना दे दीजिए? 14 वर्ष दे दीजिए सबको। एक तरीका तो ये है। औसत का मतलब बराबर वाला हिस्सा। तो आप 36 विद्यार्थियों का औसत आयु अगर 14 है तो आप 36 विद्यार्थियों को मैं 14 दे देता हूं, तो आप 36 विद्यार्थियों का टोटल कितना हो जाएगा? 36 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 504। सोच पा रहे हैं? या फिर ऐसा सोचिए, औसत बराबर सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। औसत कितना है? 14। कितने लोगों का? 36। तो 36 इंटू 14 करने पर आप 36 विद्यार्थियों के आयु का टोटल मिल जाएगा मेरे को। बराबर वाले हिस्से से ज्यादा अच्छा होता है सोचना। 36 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक को 14 दे दीजिए, तो 36 विद्यार्थियों का टोटल कितना हो गया? 504। मतलब आप 36 विद्यार्थियों का टोटल एज कितना है? 504। अलग अलग मेरे को नहीं पता, इनका कितना, इनका कितना, इनका कितना, अलग अलग मेरे को नहीं पता, लेकिन टोटल एज मेरे को पता है कितना है? 504। तो आप 36 विद्यार्थियों का टोटल एज मेरे को पता है 504 है। अध्यापक को मिलाए तो कितने लोग हो गए? 37। अध्यापक को मिलाए तो 37 लोग हो गए। अब औसत कितना हो गया? 15। मतलब इस बार औसत 15 आया, मतलब इस बार सबको कितना कितना दीजिए? 15। औसत तो चेंज होगा ना यार। जैसे ही कोई नंबर ऐड करोगे एक्स्ट्रा या उसमें से निकालोगे तो औसत तो चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इसका मैं औसत निकालूंगा तो 2 4 6 8 10 का औसत क्या आएगा? 6 आएगा। आएगा ना यार, बेसिक भी तो इतना पढ़े हैं। समांतर श्रेणी में तो सीधे बोलो कितना आएगा? 6। तो 2 4 6 8 10 का औसत क्या आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब इन सबको कितना कितना दे दीजिए? 6 दे दीजिए। इन सबको 6 दे दीजिए, तो गारंटीड इन पांचों का टोटल कितना रहा होगा? 30 रहा होगा। अब मान लो एक और नंबर इसमें मैं ऐड कर दूं, एक और नंबर इसमें मैं ऐड कर दूं 12, मान लो। इस बार औसत निकालूंगा तो इस बार औसत कितना आएगा? 7 आएगा। ये देखो इस बार औसत क्या आएगा? 7। मतलब इस बार मैं इन सबको कितना कितना दूंगा? 7 दूंगा। औसत का मतलब क्या? बराबर वाला हिस्सा। इस बार मैं इन सबको कितना कितना दूंगा? 7। मतलब इस बार टोटल कितना आएगा? 42। अब मैं इसको हटा देता हूं, देखो इसको मैं हटा देता हूं। अब ये देखो इसको मैं हटा देता हूं। समझ आ रहा है? क्या बोला? 5 संख्याओं का औसत कितना? 6। 5 संख्याओं का औसत कितना? 6। तो टोटल कितना बोले आप? 30। समझ आ रहा है? एक एक्स्ट्रा संख्या मिलाया तो औसत कितना? 7। तो टोटल कितना हो गया? 42। तो एक्स्ट्रा क्या मिलाया थे यहां से बता दो? 12। सोच पा रहे हैं? पहले डेटा दिखाया, उसके बाद डेटा को हटाया हूं मैं आपको पहले डेटा दिखाया, ये 2 4 6 8 10 ये डेटा दिखाया और बोला इन आंकड़ों का औसत क्या आएगा? 6। औसत 6 मतलब वो बराबर वाला हिस्सा क्या है? 6 है। सभी एक्चुअल मानों को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद जो आता है उसको सब में बराबर बराबर बांटा जाता है। तो सभी एक्चुअल मानों को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 2 और 4 6 और 6 12 8 20 और 10 30। 30 को इन पांचों में बराबर बराबर बांटिए तो बराबर वाला हिस्सा क्या आया? 6। तो इन पांचों का औसत कितना? 6। सभी एक्चुअल मानों को जोड़े 30 आया। इस 30 को इन पांचों में बराबर बराबर बांटे तो वो बराबर वाला हिस्सा 6। मतलब इन पांचों का औसत कितना है? 6 है। अब मैं बोला एक और संख्या ऐड कर दिया। ये 5 संख्याएं जो थी वो तो हैं, एक और एक्स्ट्रा संख्या ऐड कर दिया 12। इस बार औसत निकाला तो औसत क्या होता है? सभी एक्चुअल मानों को जोड़िए 42। 42 को इन 6 में बराबर बराबर बांटिए तो 42 बटा 6, तो वो बराबर वाला हिस्सा क्या आया? 7। तो इस बार औसत कितना आ गया? 7 आ गया।
अब मैं बोला कि मैं इसको हटा देता हूं, ये देखिए, इसको हटा देता हूं, ये देखिए। अब मैं केवल ये बोल रहा हूं कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 6। वो 5 संख्या नहीं बताया, 5 संख्याओं का औसत है 6, तो आप तुरंत बोलेंगे 5 संख्याओं का औसत 6 मतलब बराबर वाला हिस्सा क्या है, 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 मतलब कितना, 30। एक और संख्या मिलाया तो 6 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 7। तो इस बार बराबर वाला हिस्सा देखो चेंज हो गया, क्या है, 7। तो टोटल कितना, 42। तो पहले 5 संख्याओं का टोटल 30 था, एक को मिलाए तो टोटल हो गया 42। तो क्या मिलाए हैं, 12। वैसा ही लॉजिक यहां पे लग रहा है। 36 विद्यार्थी आप लोग बैठे हैं जिनका औसत आयु कितना है, 14। अलग अलग एज मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि 36 विद्यार्थियों का औसत अगर 14 है तो गारंटी टोटल कितना रहा होगा, 504। सबको क्या करो, 14 14 दे दो, टोटल 504। अध्यापक को मिला है तो कितने लोग हो गए, 37। इस बार औसत कितना आया देख सकते हैं, 15। इस बार टोटल कितना जाएगा, 555। इसका मतलब आप 36 विद्यार्थियों का टोटल है 504, जैसे ही अध्यापक को मिला है टोटल 555। तो 51 वर्ष का जो वृद्धि हुआ है वो अध्यापक के वजह से हुआ है। जैसे यहां पर 30 से 42 होने का मतलब 12 को अपन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे, तो 504 से 555 होने का मतलब 51 का डेटा एक्स्ट्रा आ गया है। यही क्या है, अध्यापक का एज। जितना एनालिसिस करेंगे उतना फायदे में रहेंगे, क्योंकि उत्तर लाना ठीक है, लेकिन उसके पीछे का पूरा कहानी किसी को समझाना हो तो आपको समझाते भी आना चाहिए, जो बातें समझा रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेशन नहीं है ये सब में, केवल जोड़ घटाओ गुणा भाग चलेगा। लिखिए, एक हॉस्टल के 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। एक हॉस्टल के 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। एक हॉस्टल के 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 40 लड़कों की, एक हॉस्टल के 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। एक हॉस्टल के 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 40 लड़कों की औसत आयु दिया है, एवरेज एज 16 वर्ष है। 10 नए लड़कों के आने के बाद, 10 नए लड़कों के आने के बाद, 10 नए लड़कों के आने के बाद, 10 नए लड़कों के आने के बाद औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। 10 नए लड़कों के आने के बाद, 10 नए लड़कों के आने के बाद, 10 नए लड़कों के आने के बाद औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अच्छा, ये औसत आयु जो 15 वर्ष हो जाती है कितने लड़कों की बता रहा है, 50 ना, 10 का नहीं है ये, समझ आ रहा है, 50 का है। 10 नए लड़कों के आने के बाद अब औसत आयु का कैलकुलेशन किया तो औसत आयु कितनी हो गई, 15 वर्ष। और आप जानते हैं कि कोई भी डेटा ऐड होता है या निकलता है तो औसत में परिवर्तन होगा ही। वो बराबर वाला हिस्सा पहले कुछ और था, अब बराबर वाला हिस्सा कुछ और हो गया। तो पहले 40 बच्चों का औसत आयु कितना निकाला गया, 16। 10 नए बच्चे आए तो अब 50 बच्चों का औसत आयु कितना निकाला गया, 15। 10 नए बच्चों के आने के बाद औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। आगे लिखिए, यदि 10 नए लड़कों में से, यदि 10 नए लड़कों में से, यदि 10 नए लड़कों में से, यदि 10 नए लड़कों में से 5 की औसत आयु, यदि 10 नए लड़कों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 10 नए लड़कों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष है, तो शेष 5, तो शेष 5 नए लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो शेष 5 नए लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो शेष 5 नए लड़कों की औसत आयु, औसत पूछ रहा हूं, औसत, औसत पूछ रहा हूं। तो शेष 5 नए लड़कों की औसत आयु क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न, सीजीएल मेंस में पूछा गया था इसको, एसएससी सीजीएल मेंस का है ये, ठीक है।
ओरली खत्म होंगे, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन लेके चलिए, कंसेप्ट बहुत सिंपल है औसत का। 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 10 नए लड़कों के आ जाने के बाद औसत आयु हो जाती है 15 वर्ष। अब 10 नए लड़कों में से 5 की औसत आयु दिया है 11 वर्ष, तो बचे हुए 5 नए लड़कों की औसत आयु पूछ रहा है। औसत को एक बार दिमाग में सेट कर लो, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये। 11 आएगा, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, शेष 5 नए लड़कों की औसत आयु पूछा है, टोटल नहीं पूछा है, औसत पूछा है। बनाओ बनाओ, एकदम ओरली खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा प्रियंका जो कर रहे हैं वो कहां से किए हैं आप? एवरेज 15 दिया था 37 लोगों का, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आंसर ला रहे हैं आप, लेकिन 36 बाकी के बच्चों के एज थोड़ी है वो, 36 तो बच्चों की संख्या थी ना, वो तो 36 बच्चों का औसत आयु 14 वर्ष था, वो 36 बच्चों की संख्या है। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो इत्तेफाक से 51 सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। आया 11, निकाल पा रहे हैं 11? 640 लिखे होंगे, 750 लिखे होंगे, 110 लिखे होंगे, 55 लिखे होंगे, फिर 55 लिखे होंगे, और 55/5 11 लिखे होंगे, फिर ऐसा कुछ हो रहा होगा। सोचो, हर प्रश्न चेंज होगा, मैं बोल रहा हूं बार बार। सेम सेम प्रश्न दूंगा तो दिक्कत आएगा। कोशिश करिए बनाने का, कोशिश करिए, कुछ भी उटपटांग लॉजिक मत सोचिए, सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है। अब ये 36 और 15 को जोड़ के 51 लाने का कोई औचित्य थोड़ी है यार। ये 36 और 15 को जोड़ के 51 आ गया, हर जगह पे थोड़ी सेट हो जाएगा वो, तो ऐसा कोई लॉजिक मत सोचिए, सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है। 36, ये पूरा एक एक चीज आपको व्यवहारिक तौर पे समझा रहा हूं, ये ऐसा पूरा व्यवहारिक बता रहा हूं, डेटा को पहले लिख रहा हूं, फिर डेटा को मिटा रहा हूं, डेटा को पहले यहां भी लिखा, फिर डेटा को मिटाया, ये पूरा बराबर वाला हिस्सा समझिए। औसत का मतलब बराबर वाला हिस्सा। 36 बच्चों का औसत अगर 14 है तो सबको 14 14 दे दिए आप, कितने बच्चे हैं? 36, तो टोटल क्या हो जाएगा? 36 तो 14 मतलब 36 इंटू 14। अध्यापक को मिला है तो कितने लोग हो गए हैं? 37। इस बार सबको कितना कितना दे दीजिए? 15 15। कितने लोग हैं? 37, तो 37 इंटू 15। तो यहां पर टोटल जैसे 30 आया था, तो यहां पर 504 आया। यहां पर टोटल जैसे 42 आया था, यहां पर क्या आया? 555। तो एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ होगा? 12। वैसे यहां पर एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ होगा? 51। और वो 51 क्या है? अध्यापक का एज है। बनाइए, 11 निकाले क्या? 40 लड़कों का औसत आयु कितना है आपके पास? 16 वर्ष। तो वही औसत दिया है, तो आप या तो बराबर वाला हिस्सा सोचिए कि वो बराबर वाला हिस्सा मेरे को 16 दे दिया है, या तो आप ऐसा सोचिए कि औसत बराबर सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। अब सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, ये आप पढ़ते आ रहे हैं औसत का फॉर्मूला। औसत दिया है कितना? 16। परिमाणों की संख्या पता है कितना? 40। तो सभी परिमाणों का योग बता दीजिए आप। इससे ज्यादा अच्छा है बराबर वाला हिस्सा। 40 लड़कों का औसत आयु 16 है, तो सबको कितना कितना दे दो? 16 16। तो 40 लड़कों का टोटल आयु कितना हो जाएगा? 40 इंटू 16 मतलब कितना? 640। आप 40 लड़के यहां बैठे हैं, मान लो आप 40 लड़कों का टोटल एज कितना आया? 640। अलग अलग एज मेरे को नहीं पता, आप खुद सोचो कहां से पता रहेगा यार। जैसे आप किसी क्रिकेट खिलाड़ी का स्कोर कार्ड जब देखते हैं तो वहां पे एवरेज लिखा होता है ना, औसत लिखा होता है उसका, मैच कितना खेला वो लिखा होता है, इनिंग्स लिखा होता है, तो औसत भी तो लिखा होता है ना, एवरेज 46 50 55 ऐसा एवरेज लिखा रहता है वहां पे। अच्छे खिलाड़ी का ओडीआई मैच का देखे होगे तो 45 50 52 ऐसा लिखा रहता है, तो औसत है ना वो औसत कैसे निकला होगा? सारे मैचेस का क्या किया गया होगा? टोटल डिवाइड बाई मैचों की संख्या। समझ आ रहा है? अब उस औसत को अगर मैचेस की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रन आ जाएगा ना। समझ पा रहे हैं? क्या अलग अलग मैच का रन बता पाओगे क्या? उसका नहीं बता पाओगे।
आप खुद सोचो ना, औसत दिया है तो मैं क्या बता दूंगा टोटल, लेकिन अलग अलग मैच का रन कैसे बता पाऊंगा मैं। आप खुद सोचो, यहाँ पे औसत रख दिया, परिमाणों की संख्या पता है, औसत का परिमाणों की संख्या से गुणा किया तो सभी परिमाणों का योग मिला, योग। अलग अलग परिमाण मेरे को नहीं मिल रहे। या उसी को बराबर वाले हिस्से से समझिए, सभी एक्चुअल मानों को जोड़ा गया होगा, जोड़ने के बाद बराबर बराबर सब में बांटा गया होगा, तो वो बराबर वाला हिस्सा क्या है, 16। तो यहां से आप टोटल तो बता दोगे लेकिन एक्चुअल वैल्यूज आप नहीं बता पाते हो। वही कंसेप्ट है पूरे चैप्टर में बस। तो 40 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, तो 40 लड़कों का टोटल कितना हो गया, 640। आप 40 लड़के यहां बैठे हैं, आप 40 लड़कों का टोटल एज कितना है, 640। 10 नए लड़के आए, कितने हो गए, 50। 10 नए लड़के आए तो 50 हो गए, और 50 लड़कों का औसत कितना हो गया, 15 दिया है, देखो 15। इस बार सबको 15-15 दो, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे ही कोई नया नंबर ऐड होगा या कोई नंबर निकलेगा या ज्यादा नंबर ऐड होंगे तो औसत में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो 10 नए लड़के आए, 50 लड़कों का औसत निकाले तो कितना आया, 15। मतलब इस बार उन 50 को कितना कितना दे दो, 15-15, तो टोटल कितना हो गया, 750। अब आप ये सोचो कि आप 40 लड़के यहां बैठे थे, आप 40 लड़कों का टोटल 640 था, 10 नए लड़के आए तो 50 लड़कों का टोटल कितना हो गया, 750। तो जो 110 वर्ष का वृद्धि आपको दिखाई दे रहा है, ये 110 वर्ष क्या बता रहा है, 10 नए लड़कों की कुल आयु, 10 नए लड़कों की कुल आयु। ये जो 110 वर्ष दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, 10 नए लड़कों की कुल आयु को। समझ पा रहे हैं। अब आपको क्या बोला, 10 नए लड़कों में से 5 लड़कों का औसत कितना है, 11। तो 5 लड़कों का टोटल कितना, 55। समझ आ रहा है। 10 नए लड़कों में से 5 का औसत 11, 5 का औसत समझ रहे हो, बराबर वाला हिस्सा, तो 5 का टोटल कितना, 55। तो 10 नए लड़कों का टोटल 110 है, इसमें से 5 का टोटल कितना है, 55। तो बचे हुए 5 का टोटल भी कितना होगा, 110 में से 55 निकाल दो तो बचे हुए 5 का टोटल भी कितना, 55। बचे हुए 5 का टोटल अगर 55 है तो औसत कितना होगा, 11 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा काम चलेगा, एकदम सिंपल सा काम। टोटल टोटल ही खेलना है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए सेम सेम प्रश्न नहीं दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा चेंज तो करूंगा मैं। सेम सेम प्रश्न का उम्मीद मत रखना, वैसे में फिर क्लास में तो खुश हो जाओगे कि बन रहा है, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं बनने वाला। फिर अलग अलग प्रश्न दूंगा तब दिमाग दौड़ेगा, बेस मैंने बता दिया है यार। अब चेंजेस तो स्वाभाविक सी बात है ना कि मैं करूंगा ही, तभी तो दिमाग खुलेगा आपका, तभी तो आप सोच पाएंगे, और क्लास में सोचेंगे तभी तो एग्जाम में सोच पाएंगे। अभी सेम प्रश्न पिछले जैसा 3 तो छाप देता मैं बोर्ड में, 36 के जगह 40 कर देता, टीचर को मिलाते तो 41 हो जाते, उसमें क्या ही दिमाग दौड़ेगा आपका। थोड़ा थोड़ा चेंज तो करूंगा ना यार, थोड़ा थोड़ा ही चेंज कर रहा हूं, एकदम ऐसा नहीं कि ड्रास्टिक चेंज कर दिया मैं कि ये प्रश्न एकदम अलग और ये प्रश्न एकदम अलग। थोड़ा थोड़ा चेंज तो करूंगा मैं, सेम प्रश्न का उम्मीद मेरे क्लास में मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज तो आपको दिखाई देगा ही, तभी दिमाग दौड़ेगा आपका। और कौन सा 110 तक निकाले थे, 110 क्या था, ये 10 नए लड़कों का टोटल एज था, 10 नए लड़कों का टोटल एज था। ये 40 पुराने 40 बच्चों का टोटल एज, 10 नए बच्चे आए तो टोटल कितना हो गया, 750। तो 110 वर्ष का जो वृद्धि दिख रहा है यहाँ पे वो क्या है, 10 नए लड़कों का टोटल एज, यहां तक तो पता है। अब आपको इसके बाद जानकारी प्रश्न में क्या दिया है, 10 नए बच्चों में से 5 बच्चों का औसत आयु दिया है कितना, 11। 5 बच्चों का औसत अगर 11 है तो 5 बच्चों का टोटल कितना होगा, 55 होगा, होगा ना। आपको जानकारी दिया है कि 10 नए बच्चों में से 5 बच्चों का जब औसत निकाले अपन तो कितना आया, 11। तो 5 बच्चों का औसत अगर 11 आया है तो उन पांचों को कितना कितना दे दीजिए, 11-11 दे दीजिए, पांचों को 11-11 दे दीजिए, तो उन 5 बच्चों का टोटल गारंटीड कितना रहा होगा, 55। अगर 5 बच्चों का औसत 11 आ रहा है, 5 बच्चों का औसत अगर 11 आ रहा है, इसका मतलब 5 बच्चों का टोटल गारंटीड क्या आ रहा होगा, 55। तो 110 क्या था, 10 नए बच्चों का टोटल, जिसमें से 5 बच्चों का टोटल मेरे को मिल गया कितना, 55। तो बचे हुए 5 बच्चों का टोटल भी कितना होगा, 55। 110 में से 55 कम कर दीजिए तो बचा कितना, 55। तो बचे हुए 5 बच्चों का टोटल 55। तो मेरे को चाहिए क्या, औसत। औसत क्या होता है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। समझ आ रहा है। 110 10 नए बच्चों का टोटल है, जिसमें से 5 बच्चों का टोटल 55 मेरे को मिल गया। औसत दिया था 5 बच्चों का 11, मतलब टोटल गारंटीड क्या रहा होगा, 55।
तो 110 में से 5 बच्चों का टोटल 55, तो बचे हुए 5 बच्चों का टोटल भी कितना? 55। 110 में से 55 को अलग कर दीजिए। अब बचे हुए 5 बच्चों का टोटल एज अगर 55 है तो औसत कितना रहा होगा? बन जाएगा। वहीं पे डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, जितना पहुंच पा रहे हैं उतना पहुंचिए ना, ऐसा नहीं है कि पूरा ही बने आपसे। पूरा बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो जहां तक पहुंच पा रहे हैं वहां तक पहुंचिए। जहां पे डाउट आएगा वो समझाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, फिर से थोड़ा सा चेंज करूंगा अगले प्रश्न में। देखिए, एक खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है। एक खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है। एक खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत स्कोर, 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है। 52 रन है। 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है। समझ आ रहा है? 20 मैचेस खेला और औसत कितना है? 52 रन। आगे लिखिए, उसका अधिकतम स्कोर मतलब हाईएस्ट स्कोर, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। उसका अधिकतम स्कोर, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से, उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। 120 रन अधिक है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। दो मैचेस की बात कर रहा है, एक जिसमें वो अधिकतम स्कोर बनाया रहा होगा और एक जिसमें वो न्यूनतम बनाया होगा। तो उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। सोच पा रहे हैं? उसका अधिकतम स्कोर जो है, मतलब सिंपल सी बात है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी 20 मैच खेला है तो एक मैच ऐसा रहा होगा जिसमें वो अपना हाईएस्ट बनाया होगा, बेस्ट बनाया होगा, और एक में अपना वो लोवेस्ट बनाया होगा। तो उसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो उसके लोवेस्ट स्कोर से 120 रन क्या है? अधिक है। आगे लिखिए, यदि उसकी इन दो पारियों को हटा दिया जाए, यदि उसकी इन दो पारियों को हटा दिया जाए, यदि उसकी इन दो पारियों को हटा दिया जाए, यदि उसकी इन दो पारियों को हटा दिया जाए, यदि उसकी इन दो पारियों को हटा दिया जाए, यदि उसकी इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो 18 मैचों का औसत स्कोर 50 रन हो जाता है। तो 18 मैचों का औसत स्कोर 50 रन हो जाता है। तो 18 मैचों का औसत स्कोर 50 रन हो जाता है। 18 मैचों का औसत स्कोर 50 रन हो जाता है। तो उसका अधिकतम स्कोर ज्ञात करें। तो उसका अधिकतम स्कोर ज्ञात करें। तो उसका अधिकतम स्कोर ज्ञात करें। बनाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसी प्रकार प्रश्न बनता है कि 5 मेंबर्स हैं, 2 बच्चे का जन्म हो जाता है, वो प्रश्न भी इसी वैरायटी का बनता है। बनाओ बनाओ सभी लोग, अधिकतम स्कोर बताना है उसका। सोचिए। रोशन पटेल, और बाकी लोग का क्या रहा है? और बाकी लोग का क्या रहा है? ज्योमेट्री मेंसुरेशन का क्लास अटेंड किए होंगे तो ऐसा इक्वेशन बनाना सिखाया था आप लोग को। इस प्रकार का इक्वेशन बनाना आप लोग को सिखाया था कल। 130 से 140 क्या दोनों है ऑप्शन में? 130 भी है, 140 भी है। क्या? हाँ, 2 पारी वही वाली है, यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए।
जिन दो पारियों की बात किया है हाईएस्ट और लोवेस्ट, उन्हीं दो पारियों को हटाने की बात किया है। 130 और बाकी लोग 130। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। और ऑनलाइन में कितने लोगों का आ रहा है? रोशन, राधिका, जितेंद्र, माही, विष्णु, नमिता, प्रियंका मिश्रा 120, वैशाली, चंद्रप्रभा, क्या निकाले, कहां तक पहुंचे? ये वो 140 क्या है? दो मैचों का टोटल। मतलब वो 140 क्या है? दो मैचेस का टोटल, है ना। कौन कौन से मैच? एक जिसमें वो अपना हाईएस्ट बनाया होगा और एक जिसमें वो अपना लोवेस्ट बनाया होगा। इन्हीं दो मैच को निकाले हैं। जैसे एग्जांपल बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाले मैच को निकाल दो, लेकिन यहां पर वैसा कुछ नहीं बोला। यहां पर क्या बोला? हाईएस्ट और लोवेस्ट, मतलब एक जिसमें वो अपना हाईएस्ट बनाया होगा, एक जिसमें वो अपना लोवेस्ट बनाया होगा, उन दो मैचेस को निकाल दो बोल रहा है। इसका मतलब 140 क्या है? हाईएस्ट इनिंग और लोवेस्ट इनिंग का टोटल है। वहां तक तो पहुंच गए हैं आप। उसके बाद क्या होगा? इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए। दो इक्वेशन, दो अननोन होगा। सोचिए थोड़ा। कल याद करो जो बता रहा था, ज्योमेट्री मेंसुरेशन का क्लास को अटेंड किए थे कल ना? कल याद है बता रहा था इंटीरियर और एक्सटीरियर का टोटल 180, और एक समीकरण आपको प्रश्न में देता था, इंटीरियर जो है एक्सटीरियर से 132 अधिक है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बता रहा था कल। बहुभुज के क्वेश्चंस में इक्वेशंस बनाना सिखा रहा था, वैसा ही कुछ बनेगा। 140 क्या है? हाईएस्ट और लोवेस्ट का टोटल। H प्लस एल बराबर कितना है? 140। ये तो समझ आ रहा है। H प्लस एल बराबर 140 है, ये समझ आ रहा है। अब लोवेस्ट स्कोर जीरो थोड़ी लेना है आपको, बोला थोड़ी है जीरो लेना है। क्रिकेट में लोवेस्ट स्कोर कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है। मान लो मैं मैच खेल रहा हूं तो मेरा लोवेस्ट स्कोर कितना हो सकता है? जीरो। नेगेटिव तो जाएगा नहीं, पहले बॉल में ही आउट हो गया या रन नहीं बनाया, मतलब मेरा लोवेस्ट स्कोर कितना है? जीरो। तो क्रिकेट में लोवेस्ट स्कोर जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो ही होगा ऐसा थोड़ी है। मैं 20 मैच खेला, किसी भी मैच में जीरो में आउट ही नहीं हुआ हूं, इसका मतलब मेरा लोवेस्ट स्कोर जीरो नहीं है। तो प्रश्न में अगर बोला होता कि लोवेस्ट स्कोर जीरो लेना है, तब हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाता है? 140। लेकिन यहां पर तो मेंशन नहीं किया है कि लोवेस्ट को जीरो लेना है, आपको मेंशन ही नहीं किया है। तो एक इक्वेशन तो आप यहां पहुंच गए हैं, H प्लस एल बराबर कितना? 140। ये 140 रन का कमी हो गया क्योंकि आपने दो मैचेस को निकाला। वो दो मैच कौन कौन से हैं? एक जिसमें वो अपना हाईएस्ट बनाया और एक जिसमें वो अपना लोवेस्ट बनाया। इसका मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग का टोटल कितना है? 140। ये तो समझ आ रहा है। अगर प्रश्न में बोला होता कि लोवेस्ट स्कोर उसका जीरो है, तब उसका हाईएस्ट कितना हो जाता? 140। लेकिन बोला ही नहीं है। ये तो बोला कुछ और है। ये देखो, बोला कुछ और है। ये बोला कुछ और है। क्या बोला है? उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। उसका अधिकतम स्कोर बोलने का मतलब हाईएस्ट इनिंग, उसके न्यूनतम स्कोर मतलब लोवेस्ट इनिंग से कितना अधिक है? 120 अधिक है। तो यहां से एक और इक्वेशन जनरेट करना था आपको। यहां से एक और इक्वेशन क्या जनरेट होता? H इक्वल टू एल प्लस 120। H इक्वल टू एल प्लस 120 ऐसा जनरेट करना था यहां से आपको एक इक्वेशन, या H माइनस एल इक्वल टू कितना? 120, ऐसा भी लिख सकते थे। थोड़ा मैं आपको पहले इक्वेशन का एक फॉर्मेट बता रहा हूं। इक्वेशन का थोड़ा फॉर्मेट समझना। जैसे मैं बोला ए बी से दो अधिक है, ये और भी काम आएगा, देखना अभी औसत में ही, पूरे गणित में ही काम आएगा आने को। तो ए बी से दो अधिक है, ए बी से दो कम है, ए बी का दो गुना है। ये तीनों को समझ लो, पूरे गणित में रोना गाना नहीं मचेगा इसको लेकर के, क्योंकि पूरे गणित में बार बार यूज होगा।
किसके बगल में +2 करें, किसके बगल में -2 करें, किसके बगल में गुणा 2 करें, यही कंफ्यूजन होते रहता है। तो ध्यान से समझो, ए बी से 2 अधिक है। पहली बात, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जिसके बगल में 2 अधिक लिखा है ना, उसी के बगल में प्लस लगाना है। जिसके बगल में 2 कम लिखा है उसी के बगल में माइनस लगाना है। जिसके बगल में 2 गुना लिखा है उसी के बगल में 2 का गुणा। कुछ भी अगर याद नहीं आता है, भूल जाते हैं, तो इतना याद रखो, जिसके बगल में 2 अधिक उसी के बगल में +2, जिसके बगल में 2 कम उसी के बगल में -2, जिसके बगल में 2 गुना उसी के बगल में 2 का गुणा। जैसे अब समझते हैं थोड़ा सा, ए बी से 2 अधिक है। इसका मतलब जैसे मैं बोलूं कि मेरी एज आपकी एज से 5 वर्ष अधिक है। मान लो मैं ऐसा बोला, मेरी एज आपकी एज से 5 वर्ष अधिक है, तो मेरी एज कैसे मिलेगी? आपकी एज में 5 जोड़ने पर। आप अगर 25 के तो 25 + 5 30, ये मेरी एज है। आप अगर 20 के तो 20 + 5 25, ये मेरी एज है। आप अगर 30 के तो 30 + 5 35, ये मेरी एज है। तो मेरी एज कैसे मिलेगी? तो मेरी एज मिलेगी आपकी एज में 5 जोड़ने पर। तो वैसे ही यहां पर क्या बोला, ए बी से 2 अधिक है, तो ए कैसे मिलेगा? बी में 2 जोड़ने पर मिलेगा। समझ आ रहा है? भूल जाते हैं तो जिसके बगल में 2 अधिक लिखा है उसके बगल में +2 लगा दीजिए। ए बी से 2 अधिक है, जैसा बोल रहा है जमाइए, ए बी से 2 अधिक है का मतलब बराबर। देखो ना, बी जितना होगा उसमें 2 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ए बी से 2 कम है तो बी जितना होगा उसमें 2 कम करूंगा तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ए बी का 2 गुना है तो बी जितना होगा उसमें 2 का गुना करने पर कौन मिलेगा? ए मिलेगा। तो कभी भूल भी जाते हैं तो जिसके बगल में 2 अधिक, जिसके बगल में 2 कम, जिसके बगल में 2 गुना, उसी के बगल में प्लस माइनस गुणा लगा दीजिए। किसके बगल में है? बी के बगल में। किसके बगल में है? बी के बगल में। किसके बगल में है? बी के बगल में। अभी फिलहाल इतना समझिए, आगे जाके इसी को अंतर के रूप में समझाऊंगा मैं। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, जिनको डाउट आता है लिख लीजिए, ये पूरे गणित में आपको मिलते रहेंगे। जिनको भी डाउट आता है लिख लीजिए, क्योंकि पूरे गणित में मिलेगा ये। हो गया? बढ़ू आगे? चलिए प्रश्न में आ जाइए। क्या बोला है? देखिए 20 मैच का औसत स्कोर कितना है? 52। 20 मैच खेला, औसत कितना है? 52। सब में कितना कितना दे दो? 52 52। तो 20 मैच का टोटल कितना हो जाएगा? 20 × 52 कितना हो जाएगा? 1040। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को भी। 2 मैच निकाल दिए। कौन से 2 मैच? एक जिसमें वो अपना हाईएस्ट बनाया और एक जिसमें वो अपना लोवेस्ट बनाया। उन 2 मैचेस को निकाल दो। कितने मैच हो गए? 18। 18 मैच में औसत कितना? 50। तो 18 मैच में टोटल कितना? 900। समझ आ रहा है? 20 मैचेस में टोटल 1040, 18 मैचेस में टोटल कितना? 900। ऑब्वियस सी बात है, रन तो कम होने थे क्योंकि 2 मैच आपने निकाले हैं। 2 मैच अगर मिला देते तो रन बढ़ जाते। 2 मैच आपने निकाले हैं तो रन ऑब्वियस सी बात है कम हो गए हैं। तो 20 मैचेस के टोटल रन 1040, 2 मैच कम किए तो टोटल कितने हो गए? 900। कितने रन का कमी हुआ देखो तो? 140 रन की कमी हो गई। तो 140 रन क्या बता रहे हैं? ये 140 रन बता रहे हैं कि हाईएस्ट इनिंग और लोवेस्ट इनिंग का टोटल कितना है? 140। ये समीकरण अपन को ये डेटा से मिल रहा है। समझ आ रहा है? हाईएस्ट इनिंग और लोवेस्ट इनिंग का टोटल कितना है? 140। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? हाईएस्ट इनिंग और लोवेस्ट इनिंग, 2 मैच निकाले। कौन कौन से 2 मैच? एक जिसमें वो अपना हाईएस्ट बनाया और एक जिसमें वो अपना लोवेस्ट बनाया। मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट का टोटल कितना है? 140। अब आपको लोवेस्ट 0 बोला नहीं है तो 0 लेना नहीं है। आपको एक और जानकारी देकर के रखा था, ये देखिए क्या बोला है? उसका अधिकतम स्कोर मतलब हाईएस्ट इनिंग H, उसके न्यूनतम स्कोर मतलब लोवेस्ट इनिंग से 120 रन क्या है? अधिक है। ऐसा बनेगा इक्वेशन। देखो ना, लोवेस्ट इनिंग में 120 जोड़ने पर क्या मिलेगा? हाईएस्ट इनिंग। समझ पा रहे हैं कैसे बना? अधिकतम स्कोर H, न्यूनतम स्कोर L से 120 रन क्या है? अधिक। मतलब न्यूनतम स्कोर में 120 जोड़ने पर क्या मिलेगा? उसका अधिकतम। अब यहां से आप 2 समीकरण है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका आपका होना चाहिए जैसे आपको सॉल्व करना है। L को इधर ले आओ, -L हो जाएगा। दोनों समीकरणों को जोड़ दो, L और L क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा करो, H का वैल्यू को यहां उठा के डाल दो। H का वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में डाल दो। तो H का वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में डाला, ध्यान से देखना, H का वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में डाला
तो h के प्लेस पे क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे l प्लस 120 प्लस l पहले से था, l और l कितना हो गया 12, 140 में 120 घटेगा कितना आएगा 20, तो लोवेस्ट इनिंग कितना आया 10, लोवेस्ट 10 है तो गारंटीड हाईएस्ट कितना रहा होगा 130। लोवेस्ट का वैल्यू अगर 10 है तो आप या तो लोवेस्ट का वैल्यू 10 यहां रख दो तो हाईएस्ट कितना आ जाएगा 130, या तो लोवेस्ट का वैल्यू 10 यहां रख दो तो हाईएस्ट कितना आ जाएगा 130। एक तरीका ये भी था दोनों समीकरणों को सॉल्व करने का, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना था 140 और ये लोवेस्ट को उधर ले जाओ तो ये कितना हो गया हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इक्वल टू कितना 120। ऐसा भी कर सकते थे, ये लोवेस्ट वाले को उधर लेगा तो माइनस में हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए तो h और h कितना हो गया 2h, l और l कैंसिल, इधर कितना 260, तो h का वैल्यू कितना 130। ऐसा भी कर सकते हैं, इसको विलोपन विधि बोलते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। विलोपन मतलब किसी एक को विलोपित कर दे रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन मतलब किसी एक को दूसरे के टर्म में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। समझ आ रहा है? अच्छे प्रश्न में आएगा ये। बढ़ू आगे, बनेगा ना? यहां तक तो सभी पहुंच गए थे, h प्लस एल इक्वल टू 140, लोवेस्ट अगर 0 बोलता उस केस में हाईएस्ट कितना हो जाता 140 हो जाता। लेकिन ऐसा कंपलसरी थोड़ी है कि हर क्रिकेट खिलाड़ी का ही जो लोवेस्ट इनिंग होगा वो 0 ही होगा। मैं 20 मैच खेल रहा हूं, किसी भी मैच में 0 में आउट नहीं हुआ तो मेरा लोवेस्ट 0 नहीं है। वही चीज यहाँ पे इस खिलाड़ी के साथ हुई है, तो लोवेस्ट इसका 0 नहीं बोला था, तो फिर कैसे करेंगे? तो ये डेटा दिया था ना, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है, तो आप ऐसा एक इक्वेशन बना लिए कि हाईएस्ट इनिंग लोवेस्ट इनिंग से 120 रन अधिक है, मतलब लोवेस्ट में 120 जोड़ने पर क्या आएगा उसका हाईएस्ट। अब इस h का वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, l प्लस 120 यहां पे पुट कर दिया जो कि h का वैल्यू है, l और l हो गया 12, 140 में 120 माइनस होके 20 आया, l 10 और h कितना 130। या फिर आपने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में ये l को उधर ले गए तो क्या हो गया h माइनस एल, h और h कितना हो गया 2h, l से l खत्म। आप देख सकते हैं बनेगा। बढ़ू आगे, अगला क्वेश्चन लिखिए। हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था, क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा और लेवल को बढ़ाते जा रहा हूं धीरे धीरे करके, ध्यान रखिएगा लेवल थोड़ा सा बढ़ते रहेगा। अच्छा एक पहले लिख लीजिए, एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें एक सिंपल सी बात मेरे को समझानी है, तो पहले उसी को लिख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये, लिखिए 3 वर्ष पहले, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस, ये 3 वर्ष पहले बोल दे रहा है। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु, ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, 18 वर्ष थी। सी के शामिल होने के पश्चात, सी के शामिल होने के पश्चात, सी के शामिल होने के पश्चात वर्तमान में, सी के शामिल होने के पश्चात वर्तमान में उन तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है। वर्तमान में उन तीनों की औसत आयु, वर्तमान में उन तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है। सी के शामिल होने के पश्चात वर्तमान में उन तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है। वर्तमान में उन तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 30, 30 तब आता जब ये 3 वर्ष पहले की बात ही नहीं होती। थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने बोला है ना, 3 वर्ष पहले का है ये। 24 है ऑप्शन में, 27 है ऑप्शन में, 30 है। 24, 27, 30। सिंपल सा ही प्रश्न है यार, सोचो 3 वर्ष पहले
थोड़ा सा ट्विस्ट बस ये आ गया है यहाँ पे, ये नहीं आता तो उत्तर 30 मार देते तुरंत। ये बस थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने डाल दिया है। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी का जैसे ही इसमें शामिल हुआ सी, वर्तमान में तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है। बनाओ बनाओ, कितना? 30 तो तब आता है यार जब 3 वर्ष पहले की बात नहीं करता। 24 की 27, जो प्रश्न है वही है ये। अब इसमें सी कब शामिल हो रहा है कब नहीं हो रहा है वो छोड़ो, ये थोड़ी बताएगा कि सी कब शामिल हुआ है यार। ये कैसे बता देगा कि सी कब शामिल हुआ है? 24 ही आएगा, ठीक है उत्तर 24 ही आएगा उत्तर, लेकिन थोड़ा सोच समझ के देना कि क्लियर है एकदम, 24 ही आएगा। सोचिए, अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा है, थोड़ा सा ट्विस्ट बस ये 3 साल पहले का दे दिया है मैंने। 3 साल पहले का थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने दे दिया है। ये जो 36 निकाले हैं आप लोग, निकाले हैं ना? क्या है? ए और बी का टोटल एज निकाले हैं 36। ए और बी का टोटल एज 36 निकाले हैं। कब की बात है ये? 3 साल पहले की बात है। दो कंडीशंस का कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। दो कंडीशंस का कंपैरिजन तभी कर पाएंगे, जैसे इस प्रश्न को देखिए, ये जो शिक्षक वाला प्रश्न कराया था कुछ अलग थोड़ी है। ये जो शिक्षक वाला प्रश्न कराया था, 36 लोगों का टोटल 504, शिक्षक को मिलाया तो टोटल 555, बढ़ा कितना? 51। किसके वजह से? शिक्षक। दोनों कंडीशन एक ही टाइम पीरियड का था। आप 36 लोगों का टोटल 504 है, मेरे को मिला है तो 555 हो गया। एक ही टाइम पीरियड का कंडीशन था दोनों, इसीलिए दोनों का कंपैरिजन किए अपन कि 504 से ऊपर कितना आया? 555, मतलब कितना बढ़ा? 51। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये आ गया है कि एक कंडीशन 3 साल पहले का है और एक कंडीशन कब का है? वर्तमान का। यही ट्विस्ट है बस इसमें, एक कंडीशन 3 साल पहले का और एक वर्तमान का। इस वैरायटी के भरपूर प्रश्न है प्रैक्टिस शीट में भी। इसका एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं। अभी तक अपन पूरा काम टोटल से ही किए हैं तो टोटल से ही करेंगे, औसत में परिवर्तन नहीं करने वाले। क्या कर रहा हूं मैं? एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं इसका, देखना। जब का औसत दिया रहेगा, जब का औसत दिया रहेगा, जब का औसत दिया रहेगा तब का टोटल निकालना। जब का औसत दिया रहेगा तब का टोटल निकालना और उसको तुरंत वर्तमान में ले आना, और उसको तुरंत वर्तमान में ले आना, और उसको तुरंत वर्तमान में ले आना। एकदम सिंपल सा काम है। मैं बोला जब का औसत देगा तब का टोटल निकालो और उसको तुरंत कहां ले आओ? वर्तमान में। जैसे देखना क्या बोलना चाहता हूं। 3 साल पहले ए और बी का औसत कितना है? 18। 3 साल पहले ए और बी का औसत कितने लोग हैं? 2 लोग ना। तो 3 साल पहले ए और बी का औसत 18, तो 3 साल पहले ए और बी का टोटल कितना? 36। दोनों को 18 18 दे दो, 36 आएगा ना। ये कब की बात है? 3 साल पहले की। जब का औसत देगा तब का टोटल निकालने बोल रहा हूं मैं। तो 3 साल पहले ए और बी का औसत है 18, तो 3 साल पहले ए और बी का टोटल कितना? 36। कब की बात है? 3 साल पहले। 3 साल पहले जाकर ए और बी का टोटल एज देखूंगा तो कितना मिलेगा? 36। तुरंत इसको कहां ले आओ? वर्तमान में। तुरंत इसको वर्तमान में ले आना, तुरंत, हर प्रश्न में। तो अगर 3 साल पहले ए और बी का टोटल एज 36 था, 3 साल पहले जाकर के ए और बी का टोटल एज में देखूं 36 था, तो आज की डेट में ए और बी का टोटल कितना हो जाएगा? 42 होगा क्या? 3 साल ए बड़ा हो गया होगा, 3 साल बी बड़ा हो गया होगा। अरे सिंपल सी बात है ना यार। मान लो मेरी एज 3 साल पहले 30 साल थी, तो आज कितनी होगी? 33। मेरी एज 3 साल पहले 20 साल थी, तो आज कितनी होगी? 23। मेरी एज 3 साल पहले 25 साल थी, तो आज कितनी होगी? 28। तो वैसे ही 2 लोग हैं, देखो, देखना, 2 लोग हैं ए और बी। ए और बी का टोटल एज 36 साल था, कब? 3 साल पहले। तो आज की डेट में ए जितना भी रहा होगा वो 3 साल बढ़ गया होगा, बी जितना भी रहा होगा वो भी 3 साल बढ़ गया होगा। तो आज की डेट में ए और बी का टोटल एज जब मैं निकालूंगा तो आज की डेट में ए और बी का टोटल एज क्या आएगा? 42।
दो लोग हैं तो दोनों 3-3 साल बड़े होंगे। तो तुरंत आप क्या करो, 3 साल पहले की बात है, इसको तुरंत कहां ले आओ, वर्तमान में। हर प्रश्न में ऐसा ही करना। इस वैरायटी का जब जब प्रश्न आया तो आप जब का औसत दिया है, कब का दिया है, 3 साल पहले का, तो 3 साल पहले का टोटल निकालो और उसको तुरंत कहां ले आओ, वर्तमान में। तो वर्तमान में ए 3 साल बड़ा हो गया होगा और बी भी 3 साल बड़ा, तो वर्तमान में ए और बी का टोटल कितना हो जाएगा, 42। समझ पा रहे हैं। अब एक और कंडीशन आपको वर्तमान की ही दे करके रखा है, सी को शामिल किए तो वर्तमान में तीनों का टोटल कितना हो गया, 66। अब देखो ए और बी का टोटल वर्तमान में 42, ए बी सी का टोटल कितना, 66। कितना वर्ष का वृद्धि हुआ, 24। किसके वजह से, सी के वजह से। समझ आ रहा है, थोड़ा सा चेंज आया है बस। चाहे तो औसत में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मत करो औसत में परिवर्तन। अभी तक आप टोटल टोटल में खेल खेलते आओ तो टोटल में ही खेलो। औसत में भी परिवर्तन करते हैं बहुत जगह पे, लेकिन औसत में परिवर्तन मत करो। सिंपल सा काम बोल रहा हूं जो कि बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब का औसत देगा, जब का औसत देगा तब का टोटल निकालो और उसको तुरंत कहां ले आओ, वर्तमान में। तो औसत कब का दिया है, 3 साल पहले का। 3 साल पहले का औसत है 18, तो 3 साल पहले का टोटल कितना होगा, 36। दो लोग हैं ए और बी, दो लोगों का औसत 18, तो दोनों को 18 18 दे दो तो 36 हो गया टोटल। तो 3 साल पहले ए और बी का टोटल एज 36 साल था। तो आज की डेट में, आज की डेट में ए और बी का टोटल एज कितना होगा, तो 3 साल पहले टोटल था 36। मुझे नहीं पता ए कितने साल का था, मुझे नहीं पता बी कितने साल का था, लेकिन दोनों का टोटल कितना था, 36 था। तो आज की डेट में ए जितने भी साल का था 3 साल बड़ा हो गया, बी जितने भी साल का था 3 साल बड़ा हो गया, तो ये टोटल तो 36 था। तो 36 में 3 और 3 जुड़ करके आज की डेट में दोनों का टोटल कितना, 42। और आज ही की डेट में सी के साथ अपन देखे तो टोटल कितना है, 66। सी को शामिल किए तो वर्तमान में उन तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 66। तो ए और बी का टोटल है 42। ए बी सी को देखे तो टोटल कितना, 66। ए और बी का टोटल है 42, ए बी सी तीनों का मिला के टोटल कितना है, 66। तो बढ़ा कितना, 24। किसके वजह से, सी के वजह से। समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ है बस। लिखिए क्वेश्चन सीजीपीएससी प्री का, बनेगा ना। अच्छा, 5 साल पहले की बात होती तो ए भी 5 साल बड़ा हो जाता, बी भी 5 साल बड़ा हो जाता। लिखेंगे, सीजीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, लिखिए। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी, 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म होने के बाद, एक बच्चे के जन्म होने के बाद, एक बच्चे के जन्म होने के बाद वर्तमान में उस परिवार के 6 सदस्यों की, एक बच्चे के जन्म होने के बाद वर्तमान में उस परिवार के 6 सदस्यों की, वर्तमान में उस परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष ही है। एक बच्चे के जन्म होने के बाद वर्तमान में उस परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष ही है। तो उस बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक, तो उस बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें, बनाइए। तो उस बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 3 साल पहले 5 लोग थे, औसत था 17। एक बच्चा शामिल हुआ, वर्तमान में 6 लोगों का औसत है 17। 3 साल पहले 5 लोगों का औसत 17 था, वर्तमान में 6 लोगों का औसत 17 है। तो वो जो नया बच्चा शामिल हुआ है, उस नए बच्चे का एज पूछा है, बोलो। दो आएगा, ठीक, ठीक है, 2 आएगा।
आया 2? ऑनलाइन वाले कमेंट करो जल्दी से, क्या आ रहा है? 2 वर्ष आ रहा है ना? जब का औसत देगा तब का टोटल निकालो और उसको तुरंत वर्तमान में ले आओ। ट्राई करिए। इसके बाद एक प्रश्न दे रहा हूं, 2014 में वार्डन में पूछा गया था। 2014 के हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न है वो। इस प्रश्न को बनाइए पहले। प्रैक्टिस शीट 2 आप लोगों को दिलवा दे रहा हूं। जितना बनेगा प्रैक्टिस शीट में बनाइएगा। एक और लेक्चर लगेगा जिसमें मेरे को एलिगेशन वगैरह बताना है। एलिगेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 10-12 सेकंड में बन जाएंगे। हाँ प्रदीप, बना सभी का? सिंपल सा देखो ना यहाँ, 3 साल पहले कितने लोग थे? 5। 3 साल पहले कब का औसत दिया है? 3 साल पहले का औसत कब का दिया है? 3 साल पहले का। तो जब का औसत देगा तब का टोटल निकालो आप। 3 साल पहले का औसत कितना है? 17। कितने लोग हैं? 5। 5 लोगों का औसत 17, तो सबको कितना कितना दे दो? 17 17 दे दो सबको। कितने लोग हैं? 5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 17 इंटू 5 कितना? 85। तो 3 साल पहले इन पांचों का टोटल एज कितना था? 85। अलग अलग एज मेरे को नहीं पता किसका कितना उम्र है, लेकिन टोटल एज कितना था? 85। कब की बात है? 3 साल पहले की। 3 साल पहले जाके 5 लोगों का टोटल करूंगा तो 85 वर्ष आ रहा था। तुरंत इसको कहां ले आओ? वर्तमान में। तुरंत वर्तमान में ले आओ। तो वर्तमान में उन पांचों का टोटल कितना हो जाएगा? तो हर आदमी कितना कितना वर्ष बढ़ेगा? 3-3। तो वर्तमान में आप देखेंगे तो उन पांचों का टोटल कितना हो जाएगा? 100 होगा ना? 100। सिंपल सी बात है। 5 लोगों का टोटल अगर आप बोल रहे हो 85, 5 लोगों का टोटल आप बोल रहे हो 85, ये 5 लोग हैं। मेरे को नहीं पता किसका कितना है, लेकिन 3 साल पहले इन पांचों का टोटल कितना बोल रहे हो आप? 85। अलग अलग एज मेरे को नहीं पता, लेकिन इन पांचों का टोटल एज 3 साल पहले कितना था? 85। तो आज की डेट में ये आदमी कितना साल बढ़ गया होगा? 3। ये भी कितना बढ़ा 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 होगा? 3। तो 85 में एक्स्ट्रा कितना जुड़ेगा? 15। तो आज की डेट में उन पांचों का टोटल कितना है? 100। तो आज की डेट में परिवार के 5 लोगों का टोटल एज कितना है? 100 वर्ष। समझ आ रहा है? अब बच्चे को मिलाने के बाद कितने लोग हो गए? 6। और 6 लोगों का टोटल कितना निकाले? 102। तो 5 लोगों का टोटल 100, वही 5 प्लस बच्चा, 6 लोगों का टोटल कितना? 102। तो 2 वर्ष का जो वृद्धि हुआ ये किसके वजह से हुआ है? बच्चे की वजह से। तो बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? इसी में मान लो बोल देगा 2 बच्चों का जन्म हुआ है, समझना, 2 बच्चों का जन्म हुआ है, तो ये जो बढ़ोतरी हुआ यहाँ पे वो क्या होता? 2 बच्चों का टोटल होता। होता ना? जैसे मान लो पहले था 5, परिवार के 5 लोगों का टोटल 100, अब 7 लोगों का टोटल कितना हो गया? 105। मान लो 7 लोगों का टोटल कितना हो गया? 105। तो उन दोनों बच्चों का टोटल कितना हो गया? 5। तो एक संबंध तो ये आ गया कि दोनों का टोटल कितना? 5। एक और संबंध प्रश्न में बता देगा कि छोटे बच्चे का उम्र बड़े बच्चे की उम्र से 2 साल कम है, कि बड़े बच्चे का उम्र छोटे बच्चे की उम्र से 2 साल अधिक है। जैसा हाईएस्ट और लोवेस्ट वाला बता रहा था वैसा ही बता सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर तो एक ही बच्चे का जन्म हुआ था, एक ही बच्चा एक्स्ट्राइड हुआ था, तो आपने बोला 5 का टोटल 100, बच्चे को मिलाए तो टोटल 102। दोनों वर्तमान का कंडीशन, इसीलिए कंपैरिजन हो जा रहा है। दोनों वर्तमान का कंडीशन है, इसीलिए कंपैरिजन हो जा रहा है। 5 का टोटल 100, बच्चे को मिलाए तो टोटल 102। तो बढ़ोतरी कितना हुआ? 2 वर्ष का। किसके वजह से? बच्चे की वजह से। यहाँ पे तो चल गया मामला, यहाँ पे तो काम आ जा रहा है। लेकिन मान लो 2 बच्चों का जन्म होता,
दो बच्चों का जन्म होता और आपने बोला 5 का टोटल 100, दो बच्चों को मिलाया तो टोटल कितना 105, तो उन दोनों बच्चों का टोटल एज कितना हो गया 5। जो 5 वर्ष का बढ़ोतरी हुआ यहाँ पे वो दो नए बच्चों के वजह से हुआ है, मतलब उन दोनों नए बच्चों का टोटल कितना है 5। उन दोनों नए बच्चों का टोटल कितना 5। अब इसमें से मैं अगर आपसे बोलूं छोटे बच्चे का उम्र बताओ कितना, बड़े बच्चे का उम्र बताओ कितना, तो नहीं बता पाओगे। इसके लिए एक और कंडीशन प्रश्न में आपको दे देगा, जैसे वो हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले में दिया था ना, वैसे ही यहाँ पे दे देगा कि छोटे बच्चे का उम्र बड़े बच्चे की उम्र से 2 वर्ष कम है, या बड़े बच्चे का उम्र छोटे बच्चे की उम्र से 2 वर्ष अधिक है। तो वहां से एक और समीकरण बन जाएगा। समझ आ रहा है? दोनों समीकरणों से आप क्या निकाल देंगे, दोनों बच्चों का एज निकाल देंगे। ऐसा भी प्रश्न बना सकता है। क्लियर है यहां तक? जब का औसत देगा तब का टोटल निकालना, ये दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आ चुके हैं ऐसे प्रश्न। तो जब का औसत दे रहा है, जब का औसत दे रहा है तब का आप टोटल निकाल रहे हैं, और उसको तुरंत कहां ले आ रहे हैं, वर्तमान में। 3 साल पहले का औसत दिया था आपको 2 लोगों का, औसत 2 लोगों का है तो टोटल मिल जाएगा तुरंत। औसत को क्या करेंगे, परिमाणों की संख्या से गुणा, औसत का मतलब बराबर वाला हिस्सा। ये सब तो कहानियां वही चल रही हैं जो पहले की थी, बस बात यहाँ पे ये हो रही है कि जब का औसत था तब का टोटल निकलेगा। 3 साल पहले का औसत है तो टोटल भी कब का है, 3 साल पहले का। और इसको तुरंत कहां ले आना, वर्तमान में। 3 साल पहले अगर टोटल 36 था 2 लोगों का, 3 साल पहले अगर 2 लोगों के एज का टोटल 36 था, तो आज की डेट में ये 3 साल बड़ा होगा, ये भी 3 साल बड़ा, तो टोटल कितना हो जाएगा आज की डेट में 42। ए और बी का टोटल वर्तमान में 42, ए बी सी का टोटल 66, तो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 24 है वो किसका है, सी का है। यहां पर भी वही किए, 5 लोगों का टोटल 85 है 3 साल पहले, 3 साल पहले 5 लोगों का टोटल 85 है, तो आज की डेट में सब लोग 3-3 साल बड़े हो गए हैं, तो आज की डेट में 5 लोगों का टोटल कितना है 100। 5 लोग वही हैं, साथ में बच्चे को मिला है तो टोटल कितना 102, तो एक्स्ट्रा कितना है 2 वर्ष किसका है, ये बच्चे का। बनेगा? लिखो, एक हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसको लिखिए। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, किसी छात्रावास हॉस्टल, किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। 7 नए विद्यार्थियों के आ जाने के बाद, 7 नए विद्यार्थियों के आ जाने के बाद, 7 नए विद्यार्थियों के आ जाने के बाद भोजन पर प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है। 7 नए विद्यार्थियों के आ जाने के बाद भोजन पर, 7 नए विद्यार्थियों के आ जाने के बाद भोजन पर प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। जबकि प्रति छात्र खर्च 1 रुपए कम हो जाता है, जबकि प्रति छात्र खर्च 1 रुपए कम हो जाता है, जबकि प्रति छात्र खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। तो छात्रावास का प्रारंभिक खर्चा कितना था? तो छात्रावास का प्रारंभिक खर्चा कितना था, लिखिए क्या सोच रहे हैं। तो छात्रावास का प्रारंभिक खर्चा कितना था, आगे तो लिखो। तो छात्रावास का प्रारंभिक खर्चा कितना था? किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, 7 नए विद्यार्थियों के आ जाने के बाद भोजन पर प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। भोजन पर प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। तो छात्रावास का प्रारंभिक खर्चा कितना था? कितना? सोचिए, अच्छा प्रश्न है ये। हॉस्टल वार्डन 2014 में सेम ऐसा ही प्रश्न आया था।
वैशाली ठीक जा रहे हो, लेकिन आपको छात्रावास का खर्च बताना है। पहुंच गए हैं आप आंसर तक, लेकिन आपको छात्रावास का खर्च बताना है। आप प्रति विद्यार्थी खर्च बता रहे हैं। पहुंच चुके हैं आप आंसर तक, बस आंसर बताइए मेरे को। आप प्रति विद्यार्थी खर्च बता रहे हैं, मैं छात्रावास का प्रारंभिक खर्चा पूछ रहा हूं। आप छात्रावास में जो बच्चे थे 35, प्रति बच्चा खर्च बता रहे हो आप। टोटल खर्चा बता दीजिए। 35 बच्चे थे, आप प्रति बच्चा खर्च बता रहे हैं 12 रुपया। कितना आएगा यार? क्या निकाले? ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं, देखो क्या समझ आ रहा है प्रश्न का मतलब। ये भोजन पर खर्च बढ़ गया और प्रति विद्यार्थी खर्च कम हो गया। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत कम बच्चे बना पाते हैं। ऑनलाइन में कुछ लोग बता रहे हैं। विष्णु, चंद्र प्रभा, चित्रानी, वैशाली, जितेंद्र, नमिता। चलो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या है प्रश्न का मतलब। क्या समझ आ रहा है? ये जो भोजन पर खर्च बढ़ रहा है, प्रति छात्र खर्च कम हो रहा है, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? बताओ इसका मतलब क्या है? कुछ व्यवहारिक एग्जांपल बताओ। भोजन पर खर्च बढ़ गया, प्रति छात्र खर्च कम हो गया। क्या मतलब है इसका कि भोजन पर खर्च बढ़ गया और प्रति छात्र खर्च कम हो गया? क्या मतलब है प्रश्न का? प्रश्न का मतलब ही समझे नहीं है आप लोग अभी तक। थोड़ा अलग प्रश्न था, लेकिन पूछा गया था प्रश्न। ये पीएससी प्री का था जो दिया हूं, सेम ऐसा ही वार्डन में पूछा गया था। देखना, एग्जाम्पल बता रहा हूं, पूरे डेटा क्लियर हो जाएंगे आपको। मान लो आप 5 लोग मिलके होटल गए खाना खाने। मान लो आप 5 लोग मिलके होटल गए खाना खाने, 5 लोग थे। बिल कितने का बना? 200 रुपए का। मान लो बिल बना 200 रुपए का। टोटल बिल, टोटल खर्चा भोजन पर कितना आया? 200। 5 लोग मिलकर के खाना खाने गए, टोटल खर्चा कितना आया? 200। तो प्रति प्रति छात्र खर्चा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना। कॉन्ट्री करोगे तो आप क्या बोलोगे? 200 को 5 बराबर भाग में बांट दो यार। तो प्रति छात्र खर्च कितना आ गया? 40। तो आप 5 छात्र मिलकर के होटल गए खाना खाने, खाने पर जो खर्च आया वो 200 रुपए आया। तो प्रति छात्र खर्च कितना बैठा? 40 बैठेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं? एकदम अलग से एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अभी प्रश्न में आया ही नहीं हूं। ये सब एग्जाम्पल बता करके प्रश्न में आऊंगा, जिससे प्रश्न समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए थोड़ा पहले तो समझिए कि प्रश्न में डेटा ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये बोलना क्या चाह रहा है। तो मैं बोला 5 छात्र आप लोग मिलकर के खाना खाने गए, बिल बना 200 का। बिल बना 200 का, तो प्रति छात्र खर्च कितना आया? 40। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? अपने मन से 5 लिया हूं, अपने मन से 200 लिया हूं। अब मान लो अगले बार 3 नए दोस्त आ गए, 3 नए छात्र आ गए आपके साथ। कितने हो गए? 8। अगले बार गए तो 3 नए छात्र आ गए। कितने हो गए? 8। इस बार भोजन पर जो खर्च आया वो कितना आया? 240। थोड़ा ज्यादा खाना खाएंगे आप लोग अब, तो खर्च कितना आया? 240। समझ आ रहा है? 8 लोग खाना खाने गए तो खर्च आया कितना भोजन पर? 240। इस बार प्रति छात्र खर्च देखे तो इस बार प्रति छात्र खर्च कितना आया? 30 रुपए। इस बार प्रति छात्र खर्च कितना आया? 30। तो जब 3 नए छात्र आए तो भोजन पर खर्च तो बढ़ गया, लेकिन प्रति छात्र खर्च क्या हो गया? कम। समझ आ रहा है? और ऐसा व्यवहारिक जीवन में भी आपने नोटिस किया होगा, जितने ज्यादा लोग मिल करके जाएंगे खाना खाने, प्रति छात्र खर्च उतना ही कम बैठता है। 10 लोग मिल करके जाएंगे तो प्रति कैंडिडेट जो खर्च आता है वो क्या आता है? कम आता है। तो 5 लोग 200 रुपए का खाए, 8 लोग 240 का। बोलते हैं ना कि 2-3 लोग और आते थोड़ा मोड़ा ही बिल बनता। और ऐसा अपन जनरली खाने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि 5 लोग खाए, 8 लोग भी आते तो इतने में खा लेते, 6 लोग आते तो इतने में खा लेते। ऐसा जनरली अपन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सर 5 लोग 200 का खाए। समझ आ रहा है? तो 8 लोग 320 का ही खाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। कि प्रति छात्र यहाँ पे खर्चा 40 था तो यहाँ पे भी प्रति छात्र खर्चा 40 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपन व्यवहारिक जीवन में ऐसा नोटिस किए हैं, 5 लोग मिलके खाना खाने गए, 700-800 का खा दिए, फिर लगता है ना कि 2-3 लोग और आते तो भी इतने में ही हो जाता। या हो सकता है
50-60 रुपया 100 रुपया और लग जाता। 5-6 लोग आप मिलकर के खाना खाने जाओ, 500-600 का बिल बना दो, 700 का बिल बना दो, फिर लगता है कि 1-2 लोग और आते तो भी उतने में ही नहीं पड़ जाता मामला अपना। तो 5 लोग खाना खाने गए, आप लोग 200 का बिल बनाए, प्रति छात्र खर्च कितना बैठा? 40। 3 नए छात्र आ गए, कितने हो गए? 8। इस बार भोजन पर खर्च थोड़ा सा ज्यादा हुआ, कितना हुआ? 240। तो भोजन पर खर्च आप देख सकते हैं 40 रुपया बढ़ गया, भोजन पर खर्च 40 रुपया बढ़ गया, लेकिन प्रति छात्र खर्च 10 रुपए क्या हो गया? कम हो गया। तो आप देख सकते हैं जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती है ना, तो भोजन पर खर्चा तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि छात्र ज्यादा आ गए हैं, तो भोजन पर खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन प्रति छात्र खर्चा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये आपको पहले तो समझना था, तब प्रश्न समझने में आसानी होगी, वरना ये कंफ्यूजन होते रहेगा कि भोजन पर खर्चा बढ़ रहा है लेकिन प्रति छात्र खर्चा कम कैसे हो रहा है? तो ऐसे हो रहा है। ये मैंने एक व्यवहारिक एग्जांपल आपको बताया कि 5 लोग का बिल अगर 200 रुपए का बन रहा है तो प्रति छात्र खर्चा था 40। 8 लोग गए तो बिल कितने का बना? 240 का। प्रति छात्र खर्चा कितना? 30। तो भोजन पर जो खर्च हुआ वो तो 40 रुपए बढ़ गया, लेकिन प्रति छात्र खर्चा क्या हुआ? कम। जितने ज्यादा लोग जाएंगे कंट्रीब्यूशन उतना ही कम देना पड़ता है। समझ आ रहा है? पर कैंडिडेट कॉन्ट्री उतना ही कम लगता है जितने ज्यादा लोग जाएंगे खाना खाने। अब इसी को समझते हैं प्रश्न में। पहले कितने विद्यार्थी थे? 35। पहले 35 विद्यार्थी थे, पहले 35 छात्र थे। प्रति छात्र खर्च मेरे को नहीं पता कितना था, यही तो चाहिए अपन को। तो प्रति छात्र खर्च मान लिया कितना था? x रुपए। मान लिया प्रति छात्र खर्च कितना था? x रुपए। मेरे को नहीं पता है ना प्रति छात्र खर्च कितना था, तो मान लिया प्रति छात्र खर्च कितना था? x रुपए। 35 विद्यार्थी थे और प्रति छात्र खर्च कितना था? x रुपए। जैसे यहां पर देखो, यहां पर कितने विद्यार्थी थे? 5, और प्रति विद्यार्थी खर्च कितना था? 40। 5 छात्र थे और प्रति छात्र खर्च कितना था? 40। तो उसी प्रकार 35 छात्र थे शुरुआत में और प्रति छात्र का खर्च कितना था? x रुपए। तो भोजन पर खर्च कितना बैठता था इनका? 35x बैठता था। भोजन पर खर्च कितना बैठता था इनका? 35x बैठेगा ना यार। जैसे यहां देखो ना, पहले कितने छात्र थे? 5, और प्रति छात्र खर्च कितना था? 40। तो भोजन पर खर्च इनका कितना बैठता था? 5 इंटू 40 मतलब कितना? 200। तो वैसे ही बोला मैं, 35 छात्र थे और प्रति छात्र खर्च कितना था? x रुपए। तो भोजन पर खर्च इनका कितना बैठ रहा था? 35x। अब क्या हुआ? 7 नए आ गए, छात्र कितने हो गए? 42। 7 नए आ गए, छात्र कितने हो गए? 42। जैसे यहां देख सकते हैं 3 नए आ गए तो छात्र कितने हो गए? 8। वैसे ही 7 नए आ गए तो छात्र कितने हो गए? 42। अब प्रति छात्र खर्च 1 रुपए क्या हो गया? कम। तो प्रति छात्र खर्च जो है, प्रति छात्र खर्च कितना हो गया यहाँ पे? x माइनस 1 रुपए हो जाएगा ना। पहले कितना हो रहा था? x, तो अब कितना हो गया? x माइनस 1। जैसे यहां देखो ना, पहले प्रति छात्र खर्च कितना था? 40। 10 कम हो गया, मतलब 40 माइनस 10। तो उसी प्रकार यहां पर प्रति छात्र खर्च कितना था? x। 1 रुपए कम हो गया, मतलब कितना हो गया? x माइनस 1। तो अब भोजन पर खर्च कितना बैठ रहा है? 42 इंटू x माइनस 1 बैठेगा क्या? समझ पा रहे हैं बात को? देखो यहाँ पे पहले 5 छात्र थे और प्रति छात्र खर्च कितना था? 40। तो भोजन पर खर्च कितना बैठा था? 200। अब छात्र कितने हो गए? 8। तो प्रति छात्र खर्च 10 रुपया कम हो गया, तो 40 में 10 रुपया कम हो गया, तो प्रति छात्र खर्च हो गया 30। तो भोजन पर खर्च कितना बैठ रहा था? 240। तो वैसे ही यहां पर कितने छात्र हो गए? 42, और प्रति छात्र खर्च 1 रुपया कम हो गया। प्रश्न में बोला है, मतलब पहले प्रति छात्र अगर x रुपया खर्च लग रहा था, तो अब प्रति छात्र खर्च कितना हो गया? x माइनस 1। तो भोजन पर खर्च कितना? 42 इंटू x माइनस 1। यहां तक समझ आई? पूरा रिलेट कर रहा हूं यहां से, समझ आया यहां तक? अब प्रश्न में बोला है कि ये भोजन पर पुराना खर्चा है और ये भोजन पर नया खर्चा। ये जो नया खर्चा है ना, ये जो नया खर्चा है, ये 42 रुपया क्या है? अधिक है। ये जो नया खर्चा है, ये जो नया खर्चा भोजन पर है, ये 42 रुपया अधिक है। कौन से वाले खर्च से? ये वाले खर्च से। बोला है ना प्रश्न में। जैसे यहां देखो ना, ये जो भोजन पर खर्च है 240, ये क्या है? 40 रुपया अधिक है। कौन से वाले खर्च से? ये वाले खर्च से। तो वैसे ही ये जो नया खर्चा भोजन पर आ रहा है, ये नया खर्चा इस पुराने खर्चे से 42 रुपया क्या है?
अधिक है। इसका मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? 42। जैसे यहाँ पे 240 में से अगर मैं 200 को घटाऊंगा तो क्या मिलता है? 40। भोजन पर खर्च कितना बढ़ गया? 40। मतलब ये जो नया खर्चा है ये 40 रुपया अधिक है। कौन से वाले से? ये वाले से। अधिक और कम का मतलब अंतर होता है यार। तो ये जो नया खर्चा है ये 40 रुपया अधिक है ये वाले खर्चे से। मतलब 240 में 200 को घटाऊंगा तो क्या आएगा? 40। वैसे ही पहले भोजन पर इतना रुपया खर्चा आता था, अब इतना रुपया खर्चा आ रहा है। ये जो खर्चा है ये 42 रुपया क्या है? अधिक ये वाले से। इसका मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा? 42। लास्ट वाला लाइन समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ? कैलकुलेट कर लो यहां से। 42x माइनस 42 माइनस 35x बराबर कितना? 42। कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा? 42 में 35 घटाओ कितना आएगा? 7x आएगा। और माइनस 42 उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना? 12। x 12 आ गया। मतलब प्रति छात्र खर्चा पहले कितना था? 12। तो प्रारंभिक खर्चा मेस का बता दीजिए, या भोजन पर प्रारंभिक खर्चा बता दीजिए। 35 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 420 रुपये। वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, लेकिन बहुत सारी बातें समझा दिया हूं इसमें। वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये जो 42 रुपया अधिक है तो दोनों का अंतर 42, इसको थोड़ा समझा रहा हूं मैं। पूरा व्यवहारिक एग्जाम्पल बाजू में लिख दिया उसके, एक एक पॉइंट लिख दिया मैंने बाजू में। नोट करो, फिर मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा प्रश्न है। हाँ गुरु। हाँ गुरु। देखिए वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये जो लास्ट में अंतर लिखा हूं ना, ये क्या होता है समझना। जैसे मैं बोला कि मेरी एज आपकी एज से 5 वर्ष अधिक है। अधिक और कम क्या होता है समझना। ये पूरे गणित में मिलेगा। ये पूरे गणित में अधिक और कम, समय का अंतर मिलेगा, ब्याज का अंतर मिलेगा, विक्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य का अंतर। तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए यहां पर अच्छी से समझ लो। पूरे गणित में अधिक और कम कहीं पर भी बोला ना तो आप सीधे बोलना क्या दे करके रखा है आपको अंतर। जैसे मैं बोला मेरी एज आपकी एज से 5 वर्ष अधिक है। अधिक है बोल रहा हूं। मेरी एज 5 वर्ष है ये अलग बात हो गई, और मेरी एज 5 वर्ष अधिक है ये अलग बात हो गई। अधिक और कम का मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं किसी से। मेरी एज 5 वर्ष है, ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरी एज 5 वर्ष है। इसमें कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं, मैं अपनी एज को बता रहा हूं 5 वर्ष है। लेकिन मैं बोला मेरी एज 5 वर्ष अधिक है, तो फिर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं किसी और से। मेरी सैलरी 10,000 अधिक है तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं किसी और से। मेरी सैलरी 10,000 है, मेरी सैलरी 10,000 अधिक है, मेरी सैलरी 10,000 कम है। तो अधिक और कम में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। और 10,000 है मतलब फिर मैं अपनी सैलरी को बता ही रहा हूं आपको। समझ पा रहे हैं? तो अधिक और कम का मतलब कंपैरिजन हो जाता है। तो जैसे मैं बोला मेरी एज आपकी एज से 5 वर्ष अधिक है, इसका मतलब अपन दोनों की एज में अंतर कितना है? 5 वर्ष का। समझ आ रहा है? मेरी एज आपकी एज से 5 वर्ष अधिक है, मतलब आप अगर 30 के तो मैं कितने का? 35 का। आप अगर 25 के तो मैं कितने का? 30 का। आप अगर 20 के तो मैं कितने का? 25 का। इसका मतलब अपन दोनों की एज में अंतर कितना है? 5 वर्ष।
और वो 5 आएगा कैसे? मेरे एज में से आपकी एज को घटाने पर। समझ पा रहे हैं? मेरी एज आपकी एज से 5 वर्ष अधिक है, तो आप 25 के तो मैं कितने का? 30 का। अगर आप 25 के तो मैं 30 का ना। मैं बोला मेरी एज आपकी एज से 5 वर्ष अधिक है, तो मैं यहां पर ना तो आपकी एज बता रहा हूं ना तो अपनी एज बता रहा हूं। अगर आपकी एज 25 तब मेरी कितनी है? 30। अगर आपकी 20 तब मेरी कितनी? 25। अगर आपकी 28 तब मेरी कितनी? 33। अगर आपकी 30 तब मेरी कितनी? 35। इसका मतलब अपन दोनों की एज में जो अंतर है वो अंतर कितना है? 5 साल का। मेरी एज आपकी एज से 5 वर्ष अधिक है, मतलब आप जितने साल के हैं उसमें 5 साल अधिक करने पर मेरी एज मिलेगी। इसका मतलब अपन दोनों की एज में अंतर कितना है? 5। समझ पा रहे हैं बात को? तो आप 25 तो मैं 30, आप 20 तो मैं 25, आप 28 तो मैं 33, आप 30 तो मैं 35। तो अपन दोनों की एज में जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है? 5। और ये 5 मिलेगा कैसे? 30 में 25 घटाने पर। 25 में 30 घटाने पर थोड़ी, 30 में 25 घटाने पर। अंतर हमेशा कैसे मिलता है? बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटाने पर। 30 में 25 घटाऊंगा तो 5 मिलेगा, 25 में 20 घटाऊंगा, 33 में 28, 35 में 30, मतलब बड़े में से क्या करेंगे? छोटे को माइनस करेंगे। जैसे मैं बोला मेरे को आपसे 10 वोट अधिक मिले, मेरे को आपसे 10 वोट अधिक मिले, इसका मतलब अपन दोनों के वोटों में अंतर कितना है? 10। आपको 100 मिले तो मेरे को कितने मिले? 110। आपको 1000 तो मेरे को 1010। आपको 900 तो मेरे को 910। इसका मतलब मेरे वोट में से आपके वोट घटाने पर कितना आएगा? 10 आएगा। तो अधिक और कम जहां पर भी लिखा हुआ दिखा, इसका मतलब क्या होगा? अंतर ही होगा। मेरी एज आपकी एज से 5 वर्ष अधिक है ऐसा बोलूं, या आपकी एज मेरी एज से 5 वर्ष कम है ऐसा बोलूं? बात तो एक ही। तो जब जब अधिक और कम वर्ड यूज होगा, कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा, ध्यान रखिएगा। तो अधिक और कम का मतलब हमेशा क्या रहेगा? अंतर रहेगा। तो यहां पर प्रश्न क्या था? पहले भोजन पर खर्चा कितना हो रहा था अपना? 35x। अब भोजन पर खर्चा कितना हो रहा है अपना? 42 इंटू एक्स माइनस एक। कैसे आया? तो पहले छात्र कितने थे? 35, और प्रति छात्र खर्चा कितना था? एक्स। तो भोजन पर खर्चा कितना? 35x। जैसे यहां पर छात्र कितने थे? 5, और प्रति छात्र खर्चा कितना? 40, तो भोजन पर खर्चा कितना? 200। तो वैसे ही यहां पर 35 छात्र और प्रति छात्र खर्चा x, तो भोजन पर खर्च कितना? 35x। अब छात्र कितने हो गए? 42, और प्रति छात्र खर्चा कितना? x माइनस एक, तो भोजन पर खर्चा कितना? 42 इंटू एक्स माइनस एक। तो पहले भोजन पर खर्चा इतना हो रहा था, अब भोजन पर खर्चा इतना हो रहा है। नया खर्चा जो है ये 42 रुपया अधिक है। जैसे यहां पर देखो ना, नया खर्चा 40 रुपए क्या है? अधिक है ना? अधिक। उसी प्रकार यहां पर नया खर्चा 42 रुपया अधिक है। प्रश्न में दिया है कि नया खर्चा भोजन पर 42 रुपए बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब अधिक हो जाता है। तो ये नया खर्चा जो है ये 42 रुपए क्या है? अधिक है। इसका मतलब अगर ये वाला खर्चा 500 है तो ये कितना है? 542। अगर ये 400 है तो ये कितना है? 442। अगर ये 1000 है तो ये कितना है? 1042। इसका मतलब ये वाले खर्चे में से ये वाले खर्चे को माइनस करने पर कितना आएगा? 42 आएगा। वही किया हूं, ये वाले खर्चे में से ये वाले खर्चे को माइनस किया तो मेरे को क्या मिला? 42। 42 का गुणा कर दीजिए, 42x में से 35x घटाइए, माइनस 42 उधर गया तो प्लस हो गया 84। x कितना आ गया? 12। x 12, तो बता दीजिए फिर प्रारंभिक खर्चा। कितने छात्र थे? 35, और प्रति छात्र खर्चा कितना था? 12, तो प्रारंभिक खर्चा कितना? 420। समझ आई बात? अभी बन जाएगा? प्रैक्टिस शीट लीजिए तो पहले ये। और बचा इसमें एलिगेशन का थोड़ा बचा है, और अभी बचा है 1 दिन और लगेगा इसमें मेरे को। औसत में 1 दिन और लूंगा क्लास। प्रैक्टिस शीट को पहले रखिए आप लोग। इसमें क्या करना है, कैसे बनाना है बता रहा हूं मैं। प्रैक्टिस शीट में कैसे बनाना है, काम कैसे करना है, थोड़ा समझा रहा हूं। इतने क्वेश्चन बहुत रहेंगे। एक क्लास और लूंगा 2 घंटे का। कल परसों मेरा क्लास होता नहीं है, शुक्रवार शनिवार मेरा क्लास यहाँ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सोमवार से गुरुवार क्लास होता है। कल परसों हो सकता है सीडीपी हिंदी वगैरह कुछ लगे आपका, इसीलिए 2-2 घंटे की क्लास लगभग रहती है मेरी। ज्योमेट्री मेंसुरेशन को देख रहे हो, उसको देखते रहिए जो एग्जाम देने वाले हैं। ज्यामिति क्षेत्रमिति का क्लास को
सवेरे सो के उठा जाता है, दोपहर में सोता नहीं। सवेरे रेडी होना होता है, सो के उठना होता है। दोपहर में कौन सोता है? दोपहर में 3:30 मतलब 3:30, सुबह 7:30 मतलब लगभग 7:50। ये ध्यान रखिएगा भाई, जिसको आपत्ति है ऑनलाइन में वो देख लो कहीं और जुगाड़। मेरा जो है पॉलिसी, मैं अपने पॉलिसी पे ही चलता हूँ ना। मेरे को ये लोग बोल सकते हैं ना बोल पाएंगे कभी कि जल्दी आ जाओ सर 7:30 बजे। 7:50 मतलब 7:50 ही रहेगा मेरा, ध्यान रखिएगा। 7:30 पे आपको आना है तो आइए, आपका मन है। मेरा 7:50 ही रहेगा, लगभग 7:50 पे आऊंगा। मैं कोशिश करके देख लिया लेकिन नहीं हो पा रहा है। कोशिश किया मैं 7:30 आऊं, लेकिन नहीं छोड़ा है। एक तो क्लास बहुत ज्यादा रहता है, 9 साढ़े 9 घंटे का क्लास रहता है डेली। अभी सवेरे वो अलार्म ऐसा रहता है मेरा 4 बजे 5 बजे। अच्छा, मैं ये सब आप बच्चों टाइप का हरकत करोगे तो आपको खुशी मिलेगा। जैसे मैं 4 बजे का अलार्म भी लगा लेता हूँ। 4 बजे का अलार्म इसीलिए लगाता हूँ ताकि जब अलार्म बजे तो खुशी मिले कि अभी 2 घंटा और सोना है। करके देखना, ये आपको आनंद देगा सवेरे सवेरे। तो 4 बजे का अलार्म भी मैं लगाता हूँ ताकि जब अलार्म बजे और मैं बंद करूँ तो करते हो क्या आप लोग ऐसा? ये ऐसा करके देखना, मजा आएगा आपको। तो 4 बजे का अलार्म लगा लो और देखो, अरे अभी तो 2.5 घंटा बचा सोने को भी। वो खुशी अलग रहती है भाई। छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं अपन, मिडिल क्लास के आदमी हैं। छोटी छोटी खुशियां अपन को ढूंढनी होती है। 4 बजे अलार्म बजता है तो दिखता है अभी 2.5 घंटा, 6:30 तक सोना है अभी तो 2.5 घंटा और है, बढ़िया फिर नींद आता है। करके देखना है ये। 7:50 के आसपास ही क्लास चालू होगी, लेकिन शाम वाली जो ज्यामिति क्षेत्र मिति वाली है वो 3:30 मतलब 3:30 हो जाएगी। ऑनलाइन वालों का प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। मिला सबको प्रैक्टिस शीट? दिखाओ प्रैक्टिस शीट को, दिखाना। देखो पीछे साइड से बनाने चालू करना, पीछे साइड से एकदम एकदम पीछे साइड से। बाइलिंगुअल प्रैक्टिस शीट में जो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन वाले, एक एक केवल हिंदी में है प्रैक्टिस शीट और एक बाइलिंगुअल है। एक केवल हिंदी में है और एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी वाला प्रैक्टिस शीट को पूरा बनाना, इसमें कोई टिक नहीं करवा रहा हूं कि किसको बनाना है किसको नहीं। इसको पूरा ट्राई करना। हिंदी वाला प्रैक्टिस शीट को पूरा ट्राई करना, पूरा। जो नहीं बनेगा उसको टिक करना। अभी एक लेक्चर और लूंगा मैं, लेकिन जितना जानकारी बताओ उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। तो हिंदी वाले को तो पूरा ट्राई करना, जितना है इसमें क्वेश्चन सबको ट्राई कर देना। बाइलिंगुअल जो प्रैक्टिस शीट है इसमें पीछे साइड से क्वेश्चन चालू करना बनाना। सामने साइड के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, इसीलिए पीछे साइड से चालू करना। और जो जो टिक करवा रहा उसी उसी को बनाना। पहले 39 नंबर जो जो टिक करा रहा हूं उसी उसी को बनाएंगे। जो जो टिक करवा रहा उसी उसी को बनाना। उसके अलावा आपका इच्छा है बनाना है तो बना लेना। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं उनको बाद में कराऊंगा। 39 नंबर में थोड़ा करेक्शन भी कर लो। ऑप्शन ए में 4.2 को काट के 42 लिख दो, और ऑप्शन बी में 4.3 को काट के 43 लिख दो। 39 में थोड़ा करेक्शन भी कर लेंगे। तो जो जो टिक करा रहा बाइलिंगुअल प्रैक्टिस शीट में उसी को बनाना। 39 बनाएंगे, 38 बनाएंगे, 37 बनाएंगे, 36 बनाएंगे, 33, 32, 31। जितना लिखा हो उतना बनाएंगे। उसके अलावा आपका इच्छा है, मैं इतने प्रश्नों पर डिस्कशन करूंगा। 32 नंबर में करेक्शन कर लीजिए। 32 में 215 को काट के 15 लिख दीजिए। 32 नंबर में 215 जो डेटा है उसको काट के 15 लिख दीजिए। 39, 38, 37, 36, 33, 32, 31। इसके पहले आइए फिर 29 नंबर को बनाएंगे। फिर 29, 26, 25, 24, 23, 21, 20। 29 है, 26 है, 25, 24, 23, 21, 20। उसके पहले आइए 18 को पूरा काट दीजिए। सॉरी 17 को पूरा काट दीजिए, गलत है वो। इसके बाद बनाएंगे 16 नंबर,
15 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर है, 15 नंबर है, 14 है, 12 है, 11 है। इसके बाद बनाएंगे आप 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर और 3 2 1, इनको भी ट्राई करेंगे। 8 नंबर है, 7 नंबर है, 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा काट दीजिए, 4 को पूरा काट दीजिए। 2 प्रश्न पूरे पूरे कटवाए हिंदी इंग्लिश वाले प्रैक्टिस शीट में, 17 नंबर और 4 नंबर, 17 नंबर और 4 नंबर को पूरा काट दीजिए। हिंदी वाला प्रैक्टिस शीट को पूरा ट्राई करना है आपको। हिंदी और अंग्रेजी में जितना मैं लिखवाया हूं ऑलमोस्ट पूरा ही लिखवा दिया हूं, इनको पहले ट्राई करना। कुछ अच्छे प्रश्न है इसमें, जैसे आप देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें, 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 6 नंबर बहुत अच्छा है, 5 नंबर बहुत अच्छा है, 5 6 10 ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, 19 नंबर बहुत अच्छा है, 27 28 बहुत अच्छा है। ये कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है इसमें, ट्राई करना। समय बचता है तो जो टिक नहीं करवाया हो, देखो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इधर लिख रहा हूं जो मैं। 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बाइलिंगुअल प्रैक्टिस शीट की बात कर रहा हूं, हिंदी वाला तो बहुत आसान है। 6 नंबर, 10 नंबर, इधर पे जैसे 18 नंबर, 19 नंबर, ये अच्छे प्रश्न हैं। 27 नंबर, 28 नंबर, ये अच्छे प्रश्न हैं। ट्राई करके देखना, इनका डिस्कशन करेंगे अपन क्लास में, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े से टफ हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस में आएंगे। ऑनलाइन वाले प्रैक्टिस शीट को ले ही लेना भाई, आपका जिम्मेदारी है वो, जो नए बच्चे भी जुड़े हैं। अगर नहीं आया ग्रुप में तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कि नहीं आया है, क्योंकि ये डिस्कशन मैं करूंगा ही। अगर ये डिस्कशन में आपका पूरा प्रेजेंस चाहते हैं आप, तो आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए ही होगा दोनों। हिंदी वाला पूरा बनाएंगे, हिंदी वाला पूरा, हिंदी प्लस अंग्रेजी में जो है उसमें ये मैंने जो लिखे हैं क्वेश्चंस, इनको बनाएंगे। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनका डिस्कशन करूंगा। एक आपका मिश्रण का अप्रोच बताऊंगा आपको मैं, मिश्रण का अप्रोच, एलिगेशन, उससे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे। 10-10 सेकंड में क्वेश्चन बनते हैं उससे, वो बताऊंगा आपको मंडे को। मंडे को पूरा खत्म होगा ये। यहां तक पढ़ के आइए पूरा। और ज्यामिति समिति का प्रैक्टिस शाम को दूंगा, जो अटेंड कर रहे हैं क्लास को। ज्यामिति समिति में आपका बहुभुज पढ़ा दिया ना, रेखा और कोण चल रहा है, रेखा और कोण आज खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस स्टार्ट होगा इसका। जो अभी कर रहे हैं वो करते रहो डेली, जो नहीं कर रहे हैं वो बाद में अटेंड कर लीजिएगा। बाकी क्लास लाइव तो चल रहा होगा ना ऐप में आप लोग के। हाँ, सोमवार से गुरुवार चलेगी क्लास। हाँ, पूरी क्लास सोमवार से गुरुवार।